यस, वेलकम गाइस, वेलकम टू एसके ज्ञान चैनल। मैं कमल हंसपाल आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए skcomputercenter.com वेबसाइट पे जाना है। आप वहां से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, मैं ये वीडियो इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप वहां से वॉच कर सकते हो। एंड जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, एक क्वालिटी कंटेंट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, ए मैट्रिक्स गिवन है 0 2 3 -4। यहाँ पे के ए मैट्रिक्स है तो के एज सच रखो। ए मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करो, दैट इज 0 2 3 -4। दिस इज इक्वल टू 0 3a 2b 24। के को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, यहीं पे के अंदर मल्टीप्लाई होके यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 2k, यहाँ पे 3k, यहाँ पे 4k। अब बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, वो जब टू मैट्रिसेस इक्वल होती हैं तो उन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। जैसे 0 इज इक्वल टू 0, 2k किसके इक्वल है, 3a के, 3k इज इक्वल टू 2b, ठीक है, -4k, दिस इज इक्वल टू 24। तो इतनी ऑप्शंस हैं आपके पास, 3 ऑप्शंस हैं। आप किससे वैल्यू निकाल सकते हो? इससे अभी वैल्यू नहीं निकाल सकते a की, क्योंकि k के बारे में पता नहीं है। सो k की वैल्यू इस वैल्यू से निकल रही है, तो वो -6 जब आप यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है, दैट विल बी 2k की जगह पे -6 इज इक्वल टू 3a, 12 इज इक्वल टू 3a, तो a की वैल्यू रहेगी -4। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ मैट्रिक्स A इज सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक। एक मैट्रिक्स A है, वो सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है, देन A वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी, यूनिट मैट्रिक्स होगी, नल होगी, ट्रायंगुलर होगी। बेसिकली देयर आर 6 डेफिनेशंस। सिमेट्रिक क्या है? सिमेट्रिक होते हैं वो वाली मैट्रिक्स जिनके रोज कॉलम्स को इंटरचेंज करने के बाद वो मैट्रिक्स का साइन चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल, ये मैंने एक मैट्रिक्स ली है, इसके रोज कॉलम्स को आप इंटरचेंज करो, ठीक है। जब इंटरचेंज किया तो 3 4 2, ठीक है, ऐसे हो गया। 3 4 2 रो जो थी वो कॉलम बन गई, 4 0 2 जो था वो एक कॉलम बन गया, 2 2 5 जो है वो एक कॉलम बन गया, ठीक है। रो कॉलम आपने इंटरचेंज करे, इंटरचेंज करके दोनों को देखो एक बार। 3 4 2 है, यहाँ पे भी 3 4 2 है, यहाँ पे 4 0 2 है, यहाँ पे भी 4 0 2 है, यहाँ पे 2 2 5 है, यहाँ पे भी 2 2 5 है। तो ए के रोज कॉलम्स को इंटरचेंज करने के बाद हमें एकदम सेम हूबहू वही मिला, तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिक, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, सेम यही प्रोसेस करने के बाद अगर वो एक नेगेटिव साइन छोड़ता है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होती है। डायगोनल मैट्रिक्स वो वाली मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ ना कुछ हों, लाइक 4 3 2, बाकी सारे जीरोज हों, ठीक है, वो डायगोनल होती है। यूनिट मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल में यूनिट 1 हो, ठीक है, ये जैसे ये है, ये एक यूनिट मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट्स डायगोनल एंड नॉन डायगोनल सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? डायगोनल के एलिमेंट्स, जैसे यहाँ पे 4 3 2 है, उसके बाद यहाँ पे कोई एलिमेंट्स हों, चाहे कुछ 0 हो कुछ नॉन 0 हो, उसके नीचे वाले, ठीक है, ट्रायंगल बनने के बाद, ये ट्रायंगल बन रही है, फॉर्म हो रही है ट्रायंगल, उससे नीचे, ठीक है, नीचे वाले एलिमेंट 0 हैं। जहाँ नीचे ट्रायंगल बन रही है एलिमेंट्स की, ऊपर सारे के सारे 0 हों, उसे ट्रायंगुलर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 6 बेसिकली डेफिनेशंस थी, 6 की 6 डेफिनेशंस आपको मैंने बता दी। क्वेश्चन तो ये है कि एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन होगी? ऑब्वियस है नल मैट्रिक्स के नल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स 0 होंगे।
ठीक है। तो चाहे वो सिमेट्रिक हो चाहे वो स्क्यू सिमेट्रिक हो, कहते कोई फर्क नहीं पड़ता। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, क्योंकि बाकियों में एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, तो बाकियों में फर्क पड़ेगा। फाइन, तो इस क्वेश्चन के साथ आपकी 6 डेफिनेशंस भी कवर हो रही हैं, क्वेश्चन भी आपका कवर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज नल मैट्रिक्स। अगर ए बी नल मैट्रिक्स है, मतलब ए एंड बी दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 के इक्वल आता है, तो उसे आप नल मैट्रिक्स बोलते हो। देन 4 ऑप्शन में से क्या है, ए डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है और बी डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है, मतलब ए इज सिंगुलर और बी इज सिंगुलर। सेकंड ऑप्शन में सिर्फ ए को सिंगुलर बोला है, थर्ड ऑप्शन में बी को सिंगुलर कहा है, डी ऑप्शन में ए इज सिंगुलर एंड बी इज सिंगुलर, बोथ डिटर्मिनेंट ऑफ बोथ ए एंड बी 0। अगर वहां पे ये ऑप्शन होती, मतलब अगर आपके पास ए बी की प्रोडक्ट करके 0 आता है, तो जो आपने ए चूज करा है जो बी चूज करा है, उन दोनों की प्रोडक्ट करके 0 बनना चाहिए। ऑप्शन ये होती है कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो ऐसे होने चाहिए कि उनका डिटर्मिनेंट निकालो, इस मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट निकालो तो वो 0 आए, ठीक है। इसका नहीं भी आए तो भी चलेगा, अगर आ भी जाए तो भी चलेगा। मीन्स ये दोनों में से एक का डिटर्मिनेंट तो 0 के इक्वल होना ही चाहिए, दूसरी का 0 के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों ऑप्शंस ओके हैं। फाइन, तो मैं ए या डी से किसके साथ जाऊंगी, बी सी तो नहीं है, यहाँ पे और है लिखा, यहाँ पे एंड है। बेस्ट ऑप्शन है अगर वहां पे लिखा होता एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी इज सिंगुलर, जहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज 0, ठीक है, ऐसे लिखा होता तो दिस इज बेस्ट ऑप्शन। अब ए एंड डी को आपने चूज करना है, तो ए ऑप्शन के साथ जाओगे, क्योंकि इसमें दोनों को 0 कहा है, कम से कम इसमें एक है वो भी उन दोनों की प्रोडक्ट को 0 कर देगा। आप कोई भी एग्जांपल लेके सोच सकते हो, ए बी के लिए कोई भी एग्जांपल ले लो अपने मन से, लेकिन उन दोनों का प्रोडक्ट, उसमें एलिमेंट आप ऐसे फिल करना कि उन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ जाए। फिर आप दोनों को देखना, ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स आपने पुट करे होंगे, उनमें देखना कि कई बार उसमें एलिमेंट्स ऐसे होंगे कि ए डिटर्मिनेंट 0 होगा, बी डिटर्मिनेंट 0 होगा। कई बार ऐसा होगा कि दोनों में से एक का ही डिटर्मिनेंट 0 होगा, तब भी दोनों की प्रोडक्ट जो है वो 0 आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इज इक्वल टू 0, देन इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स निकालना है। ए का इनवर्स क्या है, ये, इसकी वैल्यू निकालना है आपको। तो जब भी ऐसी इक्वेशन दी होगी आप प्री मल्टीप्लाई कर देना इसके साथ, लेकिन इसकी तो हमें वैल्यू निकालनी है, हमें ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालना है तो इस पूरी इक्वेशन को लेफ्ट राइट साइड पे ए इनवर्स के साथ प्री मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन हमें तो ए इनवर्स ही निकालना है, उसके साथ ही दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। वो क्यों, देखो यहाँ पे ए इनवर्स के साथ प्री मल्टीप्लाई किया माइनस, यहाँ पे भी ए इनवर्स के साथ प्री मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी ए इनवर्स के साथ प्री मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पे बनेगा ए, ठीक है, 2 - 1 1, यहाँ पे ए इनवर्स है, यहाँ पे मतलब ए रेज टू पावर -1 हो, ए रेज टू पावर 1 हो, आपको पता कैंसिल हो जाता है, मतलब आइडेंटिटी बनेगा, कैंसिल इन द सेंस 1 बनेगा, आइडेंटिटी बनेगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे आइडेंटिटी है, मतलब 1 है, वो किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए इनवर्स एज सच रहेगा ना। तो आपको वैल्यू इसकी निकालनी थी, ये ए इनवर्स है, इसको यहीं पे रहने दो। ये जो आइडेंटिटी इस साइड माइनस है, उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, ये जो प्लस का है उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो आपका रिजल्ट रहेगा सी, आंसर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए का जो ऑर्डर है वो 3 by 3 ऑर्डर की है,
एंड ए डिटर्मिनेंट 8 है। ये एक प्रॉपर्टी रहती होती है, जो ए डिटर्मिनेंट होता है उसका एक रेज टू पावर कम, मतलब उसके ऑर्डर का, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है 3, ठीक है, उससे एक कम मतलब 2 डाल दोगे तो ए की वैल्यू 8 है, 8 रेज टू पावर 2 कर दोगे, दैट इज 64। ये एक रिजल्ट है, इसको नोट कर लो। ऑप्शन बी, ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ मैट्रिक्स, जब भी ऐसी मैट्रिक्स दी होगी जो एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स होंगे उसके डायगोनल के एलिमेंट्स ही होंगे, तो 1 3 6 रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, एक इक्वेशन ये है, एक ये है, एक ये है, हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन एफ। नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए, अगर ए की वैल्यू क्या है, देखो इसके लिए ना जब नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा तो इसके लिए आप इसकी मैट्रिक्स बनाओगे 2 -1 1, a -1 2 1 -2 1, ठीक है। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल रख दोगे अगर नॉन जीरो सॉल्यूशन हो, तो वहां से आप a की वैल्यू निकाल लो, इट विल बी 5। सो बी आंसर इज राइट आंसर। द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, रैंक क्या होता है, जो भी मैट्रिक्स आपकी दी होगी आपने उस मैट्रिक्स में नॉन जीरो डिटर्मिनेंट देखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 3/3 की है, इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, फाइन। फिर उसकी सब मैट्रिक्स देख ली जाती है, ये सब मैट्रिक्स बन रही है, उनका डिटर्मिनेंट देखो वो भी 0। 3/3 का जो डिटर्मिनेंट था वो 0, 2/2 का जो डिटर्मिनेंट था वो 0, फिर 1/1 मतलब सिर्फ एक एलिमेंट उठाओ, वो तो 0 नहीं है ना, तो वो एक एलिमेंट है, दैट इज 1। सो इसका रैंक कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बची, 1 ऑर्डर की, सो उसका रैंक क्या है, जो नॉन जीरो। क्वेश्चन नंबर 9, द सेट A इज इक्वल टू x सच दैट x इज रियल एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब इसको ऐसे लिखा जाता है, एंड x -1 जो है वो लेस देन इक्वल टू -1 है, यही कंडीशन होती है, ठीक है। ये रिजल्ट होता है इसका, मॉडुलस ऑफ x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू, बार यही रिलेशन लिख दिया जाता है, एक बार x -1 को लेस छोटा लिखा जाता है -1 से, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे -1 है उस साइड जाके, प्लस का 1 मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ से बनेगा 0। वो छोटा है, किससे छोटा है, 0 से, इक्वल है एंड स्मॉलर है, तो 0 से लेस कौन है, 0 से लेस ये देखो यहाँ पे 0 है, 0 से छोटा -1 -2 -3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला है इस ऑप्शन में से निकल रहा है कि 0 से छोटा, 0 से छोटा कौन होगा, -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी, तो इसको ऐसे ओपन क्यों रखा, क्योंकि इन्फिनिटी कभी क्लोज्ड में नहीं रखते, ठीक है। 0 तक हो गया, 0 को इंक्लूड करना है, सो दैट्स वाई यहाँ पे ये क्लोजिंग ब्रैकेट डाली है, ठीक है। इंटरसेक्शन है किसके साथ, बड़ा है, x बड़ा है 2 से, 2 वाली साइड पे क्लोज्ड ब्रैकेट है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा क्या, इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी को फिर से आपने ओपन रखना है, तो ये जो है ये रिजल्ट लगता है, इसका रिजल्ट होता है, ठीक है। अगर यही चीज होती यहाँ पे मॉडुलस ऑफ x -1 लेस देन इक्वल टू 1 होता, तो फिर क्या होना था, x -1 लेस देन इक्वल टू, दोनों साइड पे ऐसे होता है, ठीक है। इस चीज का रिजल्ट ये रहता है, यहाँ पे -1, यहाँ पे प्लस का 1, ठीक है। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो उसके लिए ये रिजल्ट रहता है, ये आप नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 10, A* B का ऑपरेशन दिया हुआ है A - B का होल स्क्वायर, A बॉक्स B का ऑपरेशन दिया हुआ है A² + B, आपको वैल्यू निकालनी है 3 बॉक्स 4, मतलब 3 बॉक्स 4 मतलब ये वाला रिजल्ट लगेगा, मतलब 3² + 4, ठीक है। उसमें फिर स्टार डाला है 5, कहने का मतलब
पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। जो भी रिजल्ट आएगा, इट इज 3 3 9, 9 + 4 13, इसका बन रहा है 13 स्टार 5। अब आप 13 स्टार 5 लिखोगे तो स्टार का ऑपरेशन क्या है? स्टार का ऑपरेशन क्या है? a - b²। तो यहाँ पे क्या है? 13 माइनस b कौन है? 5, that will be 5 का स्क्वायर। it is 13 - 25, it is -12। so C क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आप skcomputercenter.com वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अलग अलग क्विज मिलेंगे, आप उन क्विजेस की अच्छे से प्रैक्टिस करो। पंजाब मास्टर कैडर के एग्जाम्स के आपको हर एक क्वेश्चन वहाँ पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहाँ पे मिल जाएंगे, आप वहां से उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये 75 क्वेश्चंस वहां पे आपको मिलेंगे। आपने कितने करेक्ट करे होंगे वो वहां पे आ जाएगा, कितने इनकरेक्ट हैं, एंड टाइमर के साथ आप वहां पे सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, द इन्फीमम ऑफ द सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर इज। इसमें इन्फीमम निकालना है। इन्फीमम होता है छोटा, सुप्रीमम होता है बड़ा, ठीक है। तो निकालना किसका है? पॉजिटिव होने चाहिए, इवन इंटीजर होने चाहिए। पहले पॉजिटिव इंटीजर्स देखो कौन से हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। 0 होती है बीच में, 0 के इस साइड नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, -1 -2 -3 -4। तो मैं पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रही हूँ, कहने का मतलब इतने इंटीजर्स की बात हो रही है। फिर उसमें इवन इंटीजर्स देखने हैं। जो इवन नंबर्स हैं वो नो डाउट 0 भी इवन नंबर में आता है, 0 2 4 6, ठीक है। तो इन नंबर्स में इंक्लूड कौन सा हो रहा है? मतलब मैंने सिलेक्ट पहले ये किए थे, 0 नहीं आ रहा था उसमें, तो उसमें इन्फीमम कौन है? उस लिस्ट में इन्फीमम कौन है? इस साइड तो बड़े हो रहे हैं नंबर, छोटे से छोटा नंबर जो है वो 2 है। सो दैट्स वाई इन्फीमम ऑफ द सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर थे 1 से लेके ऑनवर्ड, इवन इंटीजर से 0 से लेके ऑनवर्ड। 0 तो अब एक्सक्लूड हो गई, ठीक है, 0 आ नहीं रही इवन में। तो फिर जब मैंने पॉजिटिव इवन इंटीजर्स देखे वो थे 2 4 6 8। फाइन, ये लिस्ट निकली पॉजिटिव इवन इंटीजर्स की। उसमें इन्फीमम देखना था, वो था 2। इन क्वेश्चन नंबर 12, the set 1 upon n such that n is a natural number is closed, open but not closed, neither open nor closed। इसके लिए आप यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि n एक नेचुरल नंबर है। तो n अगर नेचुरल नंबर है तो कहने का मतलब n की वैल्यू आप 1 2 3 4 5 ये पुट करो, ठीक है। तो n की जगह पे जब आप पुट करोगे 1 यहाँ पे 1/2, नेक्स्ट 1/3, नेक्स्ट 1/4, नेक्स्ट 1/5, ठीक है, अप टू सो ऑन। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे 1 है, ठीक है, एग्जैक्ट 1 है, तो 1 इंक्लूड हो रहा है। अगर यहाँ पे देखें 1/2, 1/3, 1/4, डिनोमिनेटर जितना बड़ा हो रहा है 1/10 होगा, फिर आगे जाके नंबर्स और आएंगे, फिर 1/100, 1/1000 होगा। तो एग्जैक्ट जो है वो 0 बन नहीं रहा, लेकिन 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। अगर एग्जैक्ट 0 आ रहा होता तो मैं उसे ऐसे करती। एग्जैक्ट 0 नहीं आ रहा, वैल्यूज जितनी मर्जी बड़ी ले लोगे आप, वैल्यू 0 से छोटी आएगी क्योंकि n नेचुरल नंबर है। तो उसके लिए 0 यहाँ पे आप ओपन इंटरवल डालोगे। फाइन, तो ये जो है ये आपका नीदर ओपन नॉर क्लोज्ड रहेगा। डी आंसर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल सेट वो रहेंगे जिनकी सीक्वेंस, जिनकी नंबरिंग जब आप करते हो, ठीक है, तो उनको नेचुरल नंबर मिल रहे हों। ये 1 है मतलब 1 का स्क्वायर, 4 है मतलब 2 का स्क्वायर, 9 मतलब 3 का स्क्वायर,
ये 5 का स्क्वायर। इससे बात ये समझ लग रही है कि ये प्राइम नंबर्स का स्क्वायर डाला हुआ है, तो आप नंबरिंग कर दो ना, इसको 1 नंबर मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा। एग्जैक्ट आपको पता लग रहा है कि इसके बाद ये है, उसके बाद 4 के बाद 9 है, 9 के बाद 25 है। रूल क्या है? रूल है कि प्राइम नंबर के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट भी ऐसे लिख सकते हो, मतलब इनको लिखने का एक रूल है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे एक बात समझ आ गई कि ये प्राइम नंबर का स्क्वायर है, तो आप नेक्स्ट कौन सा लिखोगे? ऑब्वियस है आप 7 का स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा लिखोगे? 8 9 नहीं लिखोगे, 11 का स्क्वायर लिखोगे। तो ये एक रूल के अंदर है, हमें एग्जैक्ट पता है कि अगर इसको 4 नंबर मिल रहा है तो 5 नंबर इसको मिलेगा, तो ये काउंटेबल होते हैं। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन को देखूं, n एक नेचुरल नंबर है, यहाँ पे n नेचुरल नंबर 1 2 3 पुट करो, जो आपके पास एक सेट बनेगा वो बनेगा 2 4 6 8। हमें इतना पता लग गया, हमें समझ लगी कि अगला कौन सा बनने वाला है 10, हमें पता है कि अगला बनने वाला है 12 अप टू सो ऑन, ठीक है। ये भी एक रूल के अंदर आ रहे हैं, ये भी काउंटेबल है। जितने भी इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स कौन से हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, वो भी हमें पता है कि अगला इंटीजर कौन आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल काउंट करते हो जब आप, जैसे -4 -3 -2 और भी हैं इस साइड, मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, तो आपको पता है कि 3 के बाद कौन आने वाला है, आपको पता है कि 4 के बाद कौन आने वाला है। तो ये क्या है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक काउंटेबल है। लेकिन जो इर्रेशनल नंबर होते हैं, जैसे इर्रेशनल नंबर है √2 एंड √3, ठीक है, तो इनके बीच में कोई इर्रेशनल नंबर अगर आप फाइंड करते हो ना, उसके बीच में फिर कोई ना कोई इर्रेशनल नंबर फाइंड हो जाएगा। क्लियर? उनके बीच में फिर फाइंड हो जाएगा। आई मीन टू से हियर दैट देयर आर सो मेनी इर्रेशनल नंबर। अगर आप गलती से इसको 1 नंबर दे देते हो, कोई जना इसको 2 नंबर दे देता है, तो वो रॉन्ग है, क्योंकि उसके बीच में कोई और इर्रेशनल नंबर फाइंड किया जा सकता है। तो ये रूल तो गलत हो गया ना इसको 2 नंबर देने का। तो 2 नंबर तो इसको मिला, चलो किसी ने इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, उसके बीच में किसी और ने आके कोई और इर्रेशनल नंबर फाइंड कर दिया, तो रूल फिर गलत हो गया। 2 नंबर तो अब इसको मिल रहा है, तो 2 नंबर्स के बीच में देयर आर सो मेनी इर्रेशनल नंबर, ठीक है, फिक्स नहीं है कुछ भी। तो दैट्स व्हाई इसका जो आंसर है अनकाउंटेबल जो है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द अर्थमेटिक मीन बिटवीन pth एंड qth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन बिटवीन rth एंड sth टर्म ऑफ एन AP, देन p प्लस q। बहुत सिंपल है इसको करना। अर्थमेटिक मीन p एंड q का पूछा है, अर्थमेटिक मीन p एंड q का कहा है, वो इक्वल है अर्थमेटिक मीन r एंड s के। क्लियर है? यहाँ पे अर्थमेटिक मीन, यहाँ पे अर्थमेटिक मीन, दोनों को इक्वल कर दो। तो कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे p q का अर्थमेटिक मीन है pth टर्म qth टर्म, यहाँ पे rth टर्म sth टर्म। तो जब आप कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन करने के बाद p प्लस q किसके इक्वल आएगा? r प्लस s के इक्वल आएगा। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ये इसका डायरेक्ट आंसर है। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो, वो देखो कैसे सॉल्व करना है इसे। अर्थमेटिक मीन लेना किसका है? pth टर्म एंड qth टर्म का। pth टर्म रहेगी a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, qth टर्म रहेगी a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, अपॉन में रहेगा a प्लस p को d के साथ मल्टीप्लाई किया, pd माइनस d, a प्लस q को d के साथ मल्टीप्लाई किया, qd माइनस d, एज इक्वल टू a प्लस r को d के साथ मल्टीप्लाई किया, rd माइनस d, a प्लस s को d के साथ मल्टीप्लाई किया, sd माइनस d। ठीक है, ऐसे मैंने क्यों किया? क्योंकि थोड़ा सिंपल हो गया। a इस साइड 2 बार है, a इस साइड 2 बार है, कैंसिल हो गई क्योंकि इक्वल का साइन था बीच में। d इस साइड 2 बार है, d इस साइड 2 बार है। ये माइंड में कैलकुलेशन ऊपर ही पता चल जाता है, खोलने की जरूरत नहीं है, ऊपर ही पता लग रहा है। सो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो।
इस साइड पी डी क्यू डी है। पी डी क्यू डी का मतलब क्या है, डी कॉमन निकला, P प्लस क्यू रहा, डी कॉमन निकला, इस R प्लस S होगा डी कॉमन, डी के साथ डी कैंसल, सो P प्लस क्यू R प्लस S के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हार्मोनिक मीन निकालना है बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसको बहुत सिंपल वे से करना, इसके रूट्स निकाल के फिर उसका हार्मोनिक मीन मत निकालना, क्योंकि जो भी हार्मोनिक मीन है, सपोज करो दो रूट्स हैं आपके पास, एक अल्फा है एक बीटा है, ठीक है, इन दोनों का हार्मोनिक मीन जो है वो गामा है, तो उसका फॉर्मूला क्या रहता होता है, 2 अपॉन गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। 2 अपॉन गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। गामा जो है वो ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, अल्फा बीटा ऊपर जाएगा, अल्फा प्लस बीटा जो है वो नीचे आएगा। नीचे यहाँ पे 2 है, तो ये जो 2 है ये इस साइड आके मल्टीप्लाई होगा। ये आपके गामा क्या कंसिडर किया था मैंने, हार्मोनिक मीन, ठीक है, ये हार्मोनिक मीन था, तो ये हार्मोनिक मीन रह गया। अब हार्मोनिक मीन का रहेगा 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या रहेंगे, दैट विल बी 11 अपॉन 1 मतलब 11, नीचे अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स क्या रहेंगे, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए क्या है, 10, कैसे, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 10 अपॉन में ए की वैल्यू क्या है 1। आप इसकी कटिंग करो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो हार्मोनिक मीन जो है वो 11 अपॉन 5 रहेगा। सो इसका आंसर सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, इफ ए बी सी आर इन जीपी देन 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी और AP GP are in AP GP HP none of these। देखो जब ABC GP में है तो वहां पे रिजल्ट कौन सा लगेगा, B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, फाइन। तो जब ABC GP में होते हैं ना तो उनकी जो रेसिप्रोकल है ना उनके, वो भी GP में ही होते हैं। मीन टू से 1 अपॉन B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन A इंटू 1 अपॉन C। तो बड़े आराम से ये वाला रिजल्ट वहां पे फिट हो रहा है। कैसे, इनका रेसिप्रोकल लो, चाहे इनका रेसिप्रोकल ले लो, ये चीज बन जानी, इसका ले लो ये बन जानी है, ठीक है, मतलब कन्वर्ट हो रहा है एक रिजल्ट दूसरे में। फॉर एग्जांपल इसका आप रेसिप्रोकल ले लो, 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए सी, मीन्स 1 अपॉन ए 1 अपॉन सी, क्लियर है, तो ये रिजल्ट बन गया। सो अगर ABC GP में हैं तो उनके रेसिप्रोकल्स जो हैं उनके जो रेसिप्रोकल्स हैं वो भी GP में होंगे। द सीक्वेंस FN ऑफ फंक्शंस डिफाइंड बाय, वो कहते हैं यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस है 0 1 में, 0 इन्फिनिटी में, माइनस इन्फिनिटी 0 में, या माइनस इन्फिनिटी में। तो मैं यहाँ पे हर एक ऑप्शन के बाउंड्री पॉइंट्स इसमें पुट कर दूंगी। अगर मैं 0 पुट करती हूँ यहाँ पे, n की जगह पे 0 है, तो ये जो आंसर है आपके पास वो रहेगा 0, क्लियर है, इन्फिनिटी तो नहीं बन रहा। अगला बाउंड्री पॉइंट पुट करो आप 1 अपॉन, मतलब n की जगह पे 1, यहाँ पे 1, ये भी इन्फिनिटी नहीं बन रहा, मतलब इस पॉइंट पे तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस है, तो इस पे टिक मत लगा देना, नेक्स्ट भी चेक कर लो 0 से लेके इन्फिनिटी तक। फिर यहाँ पे 0 पुट करो, फिर वही चीज इस पे तो हमने अभी चेक कर लिया। इन्फिनिटी पुट करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी पुट करने के लिए ये n को ऐसे छोड़ दो, इसमें से n कॉमन निकालो, वो रहेगा आपके पास x अपॉन n प्लस 1। तो n के साथ n कैंसिल होने के बाद जो n इन्फिनिटी है वो पुट किया जाता है, 1 अपॉन, यहाँ पे n इन्फिनिटी पुट किया तो वो 0 बन गया, मतलब ये भी अनडिफाइंड नहीं हो रहा। इन्फिनिटी पुट करने का मेथड मैंने आपको बता दिया, मतलब इस पे तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस है, इस पे भी है। ये 0 से इन्फिनिटी था, ये माइनस इन्फिनिटी से 0 है, ये मतलब राइट हैंड साइड का था, ये लेफ्ट हैंड साइड का है। इन्फिनिटी ओपन इंटरवल है यहाँ पे,
तो ऑब्वियस है कि डी आंसर रहेगा, क्योंकि डी में ऊपर वाले तीनों इंटरवल्स जो हैं वो कवर हो रहे हैं, -∞ से लेके इन्फिनिटी तक बीच में 0। क्लियर है? सो डी आंसर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब अप टू सो ऑन 12 क्यूब, ये नेचुरल नंबर के क्यूब का सम है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है। तो रिजल्ट्स हैं, दो रिजल्ट लगने यहाँ पे, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब अप टू सो ऑन n क्यूब। ये नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम है, वो रिजल्ट रहता है n+1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे है स्क्वायर नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अप टू सो ऑन n का स्क्वायर, दैट विल बी n+1 2n+1 अपॉन 6। ये रिजल्ट अप्लाई करो आप, ऊपर क्यूब वाला करो। यहाँ पे n है तो यहाँ पे लास्ट नंबर n है, अगर वहां पे 12 है तो इसमें रिजल्ट पुट करो, n की जगह पे 12 पुट करोगे, 12 तो 12+1 हो गया 13, अपॉन में है 2, इसका होल स्क्वायर है। कहने का मतलब 12 जो है वो 2 बार है, 13 जो है वो 2 बार है। क्लियर है? तो नीचे जो है वो 2 × 2 हो जाएगा, वो भी 2 बार हो जाएगा। तो मैंने इसको खोल दिया, नीचे आपने ये रिजल्ट लिखना है। तो जो 6 है नीचे वो ऊपर चला गया, ये जो n है वो 12 है, मतलब 12, यहाँ पे 12+1 13, नेक्स्ट 12 2 = 24 +1 25। ठीक है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि 25 इस ऑप्शन में है नीचे, एक इस ऑप्शन में है नीचे। क्लियर है? बाकी ये देखते हैं, 13 से 13 कैंसिल, तो 6 2 = 12। ठीक है, तो 2 2 = 4, 4 3 = 12, तो 2 ये कटिंग होके यहाँ पे 6 आ गया। ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, ऊपर आपके पास बच रहा है एक 3, एक 6, एक 13, नीचे बच रहा है 25। जो 25 है वो दो ऑप्शन में मिल रहा है, एक ए में एक बी में। तो मेरे पास 243 आएगा या 234 आएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वहां पे डायरेक्ट चेक कर लेना। 6 3 = 18, ठीक है, यूनिट प्लेस 8 बना, यहाँ पे यूनिट प्लेस 3 है, 8 3 = 24, मतलब 4 24, मतलब लास्ट पे यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? ठीक है, 4 होना चाहिए। सो इसकी जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन रहेगी। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सा ट्रू है भाई? ये जो सिंबल है ये सम को रिप्रेजेंट करता है। n का मतलब है नेचुरल नंबर्स, मतलब सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 +2 +3 +4। ठीक है, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। n तक गए तो उसका रिजल्ट n+1 अपॉन 2 था, तो ये तो रॉन्ग है, अपॉन में 2 नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू सो ऑन n का स्क्वायर, क्योंकि इसका मतलब सम हो गया, ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है, तो वो रहेगा n+1 2n+1 अपॉन में 6। तो ये भी रिजल्ट गलत दिया हुआ है। थर्ड को चेक करो, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब अप टू सो ऑन n क्यूब इज इक्वल टू n+1 अपॉन 2 का होल क्यूब का होल स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर के अंदर चीज है ये सम ऑफ नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे जो है वो भी सम ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इट मीन्स ये यही चीज बन रही है। यस, सी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगी, क्योंकि क्यूब का रिजल्ट ये नहीं बनता, n+1 का होल स्क्वायर नहीं बनता। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन दिस फॉर n इज इवन, n इवन है। ठीक है, इसके लिए जो रिजल्ट्स हैं वो सुनो। एक रिजल्ट होता है x + a⁴n, यहाँ पे प्लस या माइनस दो रिजल्ट्स बनेंगे, x - a⁴n, अगर n इवन है तो। ठीक है, अगर n इवन है तो उसके लिए दो रिजल्ट रहते हैं, उसके लिए दो रिजल्ट रहते हैं। जो प्लस वाला है उसके लिए n/2 + 1 रहेगा, जो माइनस वाला है उसके लिए n/2 रहेगा। n ऑड के लिए, अगर n ऑड है, मतलब यहाँ पे n जो है ये ऑड दिया हुआ है, 7 है, 11 है, उसके लिए रिजल्ट, ये पूरी इक्वेशन जो है x + a⁴n +
माइनस, प्लस भी हो सकता है, माइनस में भी रिजल्ट पूछ सकते हैं, माइनस एक्स माइनस ए रेज टू पावर एन। चाहे यहाँ पे प्लस है चाहे माइनस है, लेकिन अगर आपको एन ऑड दिखा तब आपने इसका जो रिजल्ट है वो लगाना है आपने n+1/2। इसका एक ही रिजल्ट रहेगा, प्लस के लिए भी एंड माइनस के लिए भी। यहाँ पे प्लस के लिए रहेगा n/2+1, माइनस के लिए सिर्फ n/2। याद कैसे रखोगे? इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 10 होगा तो 10/25, ठीक है। जो डिवाइड हो जाते हैं वो n/2 होगा। प्लस के लिए +1 डाल देना, माइनस के लिए कुछ भी नहीं। जो ऑड है उनमें अगर +1 होगा फिर वो 2 के साथ डिवाइड होंगे, ऐसे याद रख लेना। तो इसके लिए ऑप्शन रहेगी, इन्होंने प्लस वाला दिया हुआ है, n इवन दिया हुआ है, मतलब ऊपर वाला रिजल्ट लगेगा, तो कहने का मतलब n+2/2, मतलब ये रहेगा आपका सी ऑप्शन, राइट ऑप्शन। 21st क्वेश्चन, इन द एक्सपेंशन दिस सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स इज। सम ऑफ कोफिशिएंट रहेगा जैसे 1 + 1 रेज टू पावर 5 है, मतलब जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा आप x की जगह पे वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। x की जगह पे आप वैल्यू पुट कर देना 1, x हो y हो कुछ भी, उसकी जगह पे आपने वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये रहेगा 2 रेज टू पावर 5 जो कि 32 रहता है। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 22nd क्वेश्चन है, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ द सेट R ऑफ रियल नंबर हैज अ लिमिट पॉइंट। ये बोल्ज़नो-रस्ट्रेस थ्योरम है, सो डी आंसर रहेगा इसका। 23rd क्वेश्चन, फंक्शन fx इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 1/x इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट। x की वैल्यूज पुट करो, 2 रेज टू पावर 1/0, 2 रेज टू पावर इन्फिनिटी, ये बन जाएगा इन्फिनिटी। तो ये कॉन्टिन्यूअस, ये 0 पे नहीं है कॉन्टिन्यूअस। बाकी वैल्यू पुट करो, आपको एक फाइनाइट नंबर मिलेगा, तो उसके लिए ग्राफ कॉन्टिन्यूअस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, द फंक्शन fx इज इक्वल टू 1/x² इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन। ये 4 इंटरवल्स दिए हुए हैं, आपने एंड पॉइंट्स पुट करके देखने हैं यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस के लिए, चाहे ओपन इंटरवल है चाहे क्लोज्ड है। 0 को पुट करते हो अगर आप यहाँ पे तो वो इन्फिनिटी बनता है, इसको छोड़ दो। फिर 0 को पुट करते हो यहाँ पे, इन्फिनिटी बनता है, इसको छोड़ दो। फिर 1 को पुट करते हो 1/1, ठीक है, वो क्या रहेगा 1, क्लियर है। तो फिर 1/2, फिर 1/3, फिर इन्फिनिटी पुट करोगे तो वो 0 बनेगा, मतलब ये पॉइंट जो है इस पे वो इनफाइनाइट नहीं होता, इस पे वो एग्जिस्ट करता है, तो ये आपका पॉइंट रहेगा। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जो मॉडुलस में फंक्शन दिया होता है उसको 0 के इक्वल पुट करके पॉइंट देख लिया करो। इसमें x की डिफरेंट वैल्यूज, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज पुट करो तो इसका जो ग्राफ है वो ये रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यूज पुट करोगे तो ये ग्राफ बनेगा, पुट करके चेक करके देखो, नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये वाला ग्राफ रहेगा। तो इस ग्राफ को आपने देखना है कि ये एज कहाँ पे बना रहा है, ठीक है। एज यहाँ पे बन रही है, ठीक है, यहाँ पे आके इसका एक शार्प पॉइंट बन रहा है, एज बन रहा है, टूट रहा है ये ग्राफ यहाँ पे आके, तो वो पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो वो पॉइंट कौन सा है, x इज इक्वल टू -2। ये पॉइंट किस पे बन रहा है, ये -2 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है, लिमिट आपको x अप्रोचेस टू e दी हुई है, जब आप पुट करते हो इसमें तो ये 0/0 फॉर्म बनेगी। x की जगह पे e पुट करो, log e 1 होता है, 1 - 1 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो उसके लिए क्या करते हैं, फिर इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाता है। log x को डिफरेंशिएट किया 1/x, 1 को डिफरेंशिएट किया 0, x को डिफरेंशिएट किया 1, इसको डिफरेंशिएट किया 0, तो उसका आंसर जो है वो 1/x आ रहा है। आंसर आने के बाद लास्ट में ये लिमिट पुट करी जाती है, वो रहेगी आपकी 1/e।
सो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो कॉज अपॉन कॉज जो है वो 1 रहेगा, साइन अपॉन कॉज जो है वो tan होगा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, थोड़ा चेंज कर दें, 1 प्लस tan x लिख दें, लिख सकते हैं ऊपर वाले को तो 1 प्लस tan x, नीचे 1 माइनस tan x। तो ये जो रिजल्ट है ब्रैकेट के अंदर अंदर वो है आपका tan इनवर्स। ये जो रिजल्ट है ब्रैकेट के अंदर वो रहेगा आपका tan 45 डिग्री प्लस x। ठीक है, तो ये tan के साथ tan कैंसिल हो गया, y का रिजल्ट जो है वो 45 डिग्री प्लस x है, ये y की वैल्यू रहती है। लेकिन आपको निकालना क्या है, dy बाई dx। उसके लिए आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे, 45 का 0 बनेगा, x का 1 बनेगा, तो आपका रिजल्ट C रहेगा। The equation of motion of a particle projected vertically upward is given by this। s की वैल्यू है 10t माइनस 3t स्क्वायर। s जो है वो मोशन को रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को करता है। अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेलोसिटी बन जाएगा। सो s से जो है वो v बन जाएगा अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करती हूँ, क्योंकि रिजल्ट रहता है, इसको ऐसे लिखा जाता है ds अपॉन dt। ठीक है, अगर डिफरेंशिएशन करते हो ये वाला सिंबल दोगे, इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो इसको भी, इसका 10 आंसर आ जाना है, इसका 3 2 60 हो जाना है। ठीक है, तो ds अपॉन dt मतलब v वेलोसिटी, ये रहेगा आपका 10 माइनस 60। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इज गिवन बाय दिस। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था, तो कहने का मतलब नीचे से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है तो ऊपर तक वो कहीं ना कहीं जाके रुकेगा, मतलब कहीं ना कहीं जाके उसकी एक बार वेलोसिटी 0 होगी। जहां पे उसकी जाके वेलोसिटी 0 होगी आपने वो वाला टाइम निकालना है। ठीक है, वो वाला t निकालना है, तो वो t निकालने के लिए, उतना t निकालने के लिए यहाँ तक वो पहुंचा था, उसकी वेलोसिटी पुट करनी है। तो वेलोसिटी तो वो वहां पे 0 है, जहां तक आपने टाइम फाइंड करना है 0 10 माइनस वेलोसिटी की जगह पे 0 क्यों पुट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके जब आप कोई बॉल को नीचे से फेंकते हो तो कहीं ना कहीं जाके वो स्टॉप करती है, वेलोसिटी 0 होती है, 10 माइनस 60। तो यहाँ पे t की वैल्यू जो है वो 5/3 रहेगी। टेंजेंट्स टू द कर्व एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1 आर पैरेलल परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग नन ऑफ दीज। जो टेंजेंट्स हैं कर्व की, कौन कौन से पॉइंट पे हैं, x इज इक्वल टू 1 पे एंड x इज इक्वल टू -1 पे। कर्व कोई भी ले लो, सर्कल ले लो, ये आपने कर्व ले लिया, x इज इक्वल टू 1 पॉइंट अगर यहाँ पे है तो -1 यहाँ पे होगा, उस पे टेंजेंट्स ड्रॉ करो, तो वो टेंजेंट्स दोनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्वेश्चन नंबर 30, रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ f ऑफ x की वैल्यू दी हुई है a⁻sin x। तो इंटरवल दिए हुए हैं, तो रोल्स थ्योरम की 2 रिजल्ट होते थे। एक होता था कि गिवन फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस डेरिवेबल होता है ओपन इंटरवल में। सेकंड होता है जो इंटरवल दिया होता है उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स को पुट किया जाता है फंक्शन में। f ऑफ x की जगह पे 0 पुट करोगे, a साइन x की जगह पे 0, a साइन 0 0 मतलब a⁻0 का मतलब 1। f ऑफ यहाँ पे जो वैल्यू है, अब आप पाई पुट करोगे, सेकेंड वाला पॉइंट पाई पुट किया, a⁻sin पाई, a⁻sin पाई जो है वो 0 है, क्लियर है, a⁻0 1। ठीक है, ये जो सेकंड कंडीशन थी वो मैंने पुट करके देखी, क्योंकि मुझे इंटरवल दिए हुए थे। पहले मैं इसको करके देख लेती हूँ कि ये जो मेरा फंक्शन है वो जो रोल्स थ्योरम की सेकंड स्टेटमेंट होती है उसको वेरीफाई कर रहा है, ये पॉइंट पे वेरीफाई हो रहा है बी पे। सो दोनों f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b इक्वल आ रहा है, ये चेक हो गया। तो ये जो फंक्शन है ये वैसे भी कॉन्टिन्यूअस डेरिवेबल होता है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इज, जैसे आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, इनके जो कॉफिशिएंट्स हैं इस क्वेश्चन में वो 1 1 हैं, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो एक रिजल्ट होता है दैट इज a साइन एक्स प्लस b कॉज एक्स। ये जो रिजल्ट है
ये लाई करता है इन बिटवीन, होता है ये मैक्सिमम वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, और पिछली वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू होती है माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। फाइन। तो उन्होंने मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जो साइन का कॉफिशिएंट था वो ए था, कॉज का कॉफिशिएंट बी था, उनका स्क्वायर डाल के उन पे अंडर रूट करना है। तो यहाँ पे साइन एक्स का कॉफिशिएंट 1 है, ठीक है, उस पे स्क्वायर डाला। यहाँ पे कॉस एक्स का कॉफिशिएंट 1 है, उसके ऊपर स्क्वायर डाला, उसका अंडर रूट करना है आपको, स्क्वायर रूट करना है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये वाला रिजल्ट उठाओगे, इस साइड वाला माइनस नहीं लगाओगे। तो सॉल्व करने के बाद स्क्वायर रूट 2 आएगा। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इंटीग्रेशन ऑफ, देखो जहाँ तो इसकी इंटीग्रेशन कर दो, नहीं तो दूसरी ऑप्शन क्या है, ये जो 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, इनकी डिफरेंशिएशन कर दो। जब हम किसी भी फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है ना, उसका जो रिजल्ट है अगर उसकी डिफरेंशिएशन करें तो फिर बैक वही फंक्शन बनता है, ये वाला फंक्शन बनेगा। फाइन, मैं करके बताती हूँ। यहाँ पे x की डिफरेंशिएशन करो 1, ठीक है, c की 0 हो जानी है, ये तो नहीं बन रहा, क्लियर है। तो इसकी करोगे तो -1, ये भी नहीं बन रहा। c के साथ जाऊंगी, x अपॉन में मॉडुलस x, ठीक है, c की तो 0 हो जानी है, इसकी जो डिफरेंशिएशन है वो ये होती है, क्लियर है। अब देखो रिजल्ट बनानी है, आप ऐसे करो, x अपॉन मॉडुलस x है, ऊपर नीचे आप मॉडुलस x के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जब आप करोगे तो ये बनेगा x मॉडुलस x अपॉन में मॉडुलस x 2 बार है, मॉडुलस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब किसी भी फंक्शन के मॉडुलस का होल स्क्वायर होता है मतलब उस फंक्शन का ही होल स्क्वायर है। तो ये x इस x स्क्वायर के साथ, मतलब नीचे 2 हैं, एक कट हो जाएगा, तो मॉडुलस x अपॉन x रहेगा। तो मैंने जब इसकी डिफरेंशिएशन करी c पार्ट की, उसका जो फंक्शन बना उसी की इंटीग्रेशन पूछी है उन्होंने। फाइन, तो यू कैन से दैट इंटीग्रेशन ऑफ मॉड x अपॉन x dx, जो इसका रिजल्ट होता है वो मॉडुलस ऑफ x प्लस c होता है। इसको आपने याद रखना है, ये एक रिजल्ट है, क्लियर है। डिफरेंशिएशन के थ्रू मैंने इसको क्यों बताया, क्योंकि काफ़ी जनों ने डिफरेंशिएशन पहले सीखी होती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके बता दिया तो वही फंक्शन बन गया, ठीक है। आप इसको किसी भी वे से कर सकते हो। नाउ इट्स आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 33 है जो, इसकी जो मास्टर कैडर 3582 में जब ये क्वेश्चन आया था ना, ये स्टेटमेंट रॉन्ग थी वहां पे, क्लियर है। तो ये ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन था, इसकी सही स्टेटमेंट ये होनी चाहिए। अगर ऑप्शन को देखूं उसके अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो इवन लिखा होना चाहिए। इफ फंक्शन इज इवन तब ये बात बनती है ऑप्शन में से, नहीं तो ये ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन था, इसमें ग्रेस मार्क्स मिल गए थे बच्चों को। इसका मतलब क्या रहता है, फंक्शन इज इवन का मतलब क्या है, अगर मैं x की जगह पे माइनस पुट करती हूँ, फाइन, तो वापस रिजल्ट f ऑफ x आता है। ऑड फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑड होता है। अगर मैं x की जगह पे माइनस पुट करती हूँ, ठीक है, तो रिजल्ट f ऑफ x तो आता है, लेकिन बाहर नेगेटिव साइन भी निकलता है यहाँ पे, फाइन। तो यहाँ पे क्या है, 0 से a f ऑफ माइनस एक्स dx है, फाइन। तो साथ में बताया हुआ है कि फंक्शन इवन है। अगर फंक्शन इवन है तो ये चीज होनी चाहिए, एग्री। f ऑफ माइनस एक्स की जगह पे क्या होना चाहिए, f ऑफ x। तो f ऑफ x माइनस एक्स की जगह पे क्या होना चाहिए, f ऑफ x। तो ऑप्शन फर्स्ट को ही देख लो, क्लियर है। तो लिमिट 0 से a है dx, सो a ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, लिमिट n अप्रोचेस टू 0, समिशन है r इज फ्रॉम 1 to n, 1 अपॉन रूट ओवर nr। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, ये जो समिशन है इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दोगे आप। r है जो, उसको आप r अपॉन n में शिफ्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये जो 1 है इसको 1 अपॉन n में। अगर मैं आपको शॉर्टकट यहाँ पे ये कहूँ कि आप ऐसे समझ लो कि आपने हर जगह पे जहाँ पे r
एंड एन पड़ा है उसको आपने एन के साथ डिवाइड कर देना है। आई बात समझ में? लिमिट्स में कैसे किया, यहाँ पे r था, r अपॉन n बनाना आपने, मतलब नीचे n लगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे भी n लगा, फाइन, ये बन गया r अपॉन n 1 अपॉन n। तो ऊपर वाले को भी ऑब्वियस है n के साथ डिवाइड करोगे ना, क्लियर है? मतलब जहां जहां पे भी लिमिट्स पड़ी हैं वहां पे आप n के साथ डिवाइड कर दोगे, ये सोच के आपको चलना है। लेकिन जो इंटीग्रैंड है उसके न्यूमिनेटर में भी 1 अपॉन n लगा देना है, डिनोमिनेटर में भी 1 अपॉन n लगा देना है। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्या करो आप, ठीक है, r अपॉन n जो होता है उसको आपको x में कन्वर्ट करना होता है, ये रूल होता है, क्लियर है? आपको ये स्टेप्स ऐसे ही करने हैं। r अपॉन n को आपने x कंसिडर कर लेना है, इज इक्वल टू, साथ में उसी टाइम आपने n को इन्फिनिटी को अप्रोच करवा देना है। अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो गया, 0, x की वैल्यू 0। यहाँ पे जब आप n के साथ n कैंसिल हो रहा है, अपर लिमिट 1 बन रही है, मतलब x की वैल्यू अपर 1 बन रही है। जो 1 अपॉन n है ना, r अपॉन n जो है वो x को अप्रोच करता है, जो 1 अपॉन n है वो dx को अप्रोच करता है। ये 3 स्टेप्स आपने लिखने हैं, क्लियर है? 1 अपॉन n का बन गया dx, डिवाइड में आ जाओ, रूट में आ जाओ, ये जो n है इसको अंदर लेके जाओ, बाहर n है, अंदर n स्क्वायर बनेगा, मतलब n अपॉन n, मतलब r अपॉन n, इट विल बी x इज फ्रॉम 0 to 1 dx अपॉन में इन अंडर रूट, n के साथ n कैंसिल, r अपॉन n को मैंने बताया कि x। आई बात समझ में? ये जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना इस चीज़ की, तो ये सारे स्टेप्स आप माइंड में करोगे, क्लियर है? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये रूट ओवर जो x है ये ऊपर जाके -1 अपॉन 2 हो गया, इंटीग्रेशन x फ्रॉम 0 to 1 हो गया। इसको सॉल्व करो, आपको ये सॉल्व करना तो आता होगा, x के रेज टू पावर -1 अपॉन 2 + 1, है ना, ऐसे रेज टू पावर ऐड होती है, ये चीज़ तो आप सबको पता होगी। लिमिट जो है वो इस साइड चली जाएगी, फाइन। तो सॉल्व करने के बाद इस साइड आ रही हूँ मैं, क्लियर है? इस साइड आ रही हूँ, तो x के रेज टू पावर 1 अपॉन 2, नीचे भी 1 अपॉन 2, तो जो लिमिट्स हैं 0 to 1 इस साइड आ गई, ये 1 अपॉन 2 है, ये ऊपर चला जाएगा, 2 बनेगा, है ना। तो x के रेज टू पावर 1 अपॉन 2 है, जो लिमिट्स हैं वो 0 से लेके 1 तक है, 2 x के रेज टू पावर में 1, मतलब x में 1 पुट किया, ठीक है, 1 के रेज टू पावर 1 अपॉन 2, x की जगह पे 0 पुट करा, तो ये क्या बन गया, ओवरऑल ये 2 बन रहा है, फाइन। ये क्या बन रहा है, ये 2 बन रहा है। नीचे तो कैलकुलेशन ही थी, वो आपने छोटी क्लासेस में सीखी होंगी। ये बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, इंटीग्रेशन करनी है भाई, ठीक है। वैसे इसका स्टेप्स पता क्या रहते हैं, पहले x के रिस्पेक्टिव करो, उसकी लिमिट पर पुट करो, फिर y के रिस्पेक्टिव उसकी लिमिट्स, फिर z के रिस्पेक्टिव उसकी लिमिट्स। तो लेकिन इसकी लोअर लिमिट्स जब 0 होती है ना, वेरी इजी टू डू, जब लिमिट्स 0 हैं, उसका डायरेक्ट जो आंसर है 4 3 12 2 24, ठीक है। अगर 0 के अलावा कोई और लिमिट है, 1 by 1 सब की इंटीग्रेशन करोगे एंड सारी लिमिट्स को वहां पे पुट करोगे, क्लियर है। ये 0 था नीचे, इसलिए मैंने इसको ऐसे किया। क्वेश्चन नंबर 36 है, द एरिया ऑफ द कर्व x इज इक्वल टू a cos t, y इज इक्वल टू, यहाँ पे a होना चाहिए, a sin t, वेयर t वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई। आपको पता है ये इतना जो है ये 180 है, मतलब पाई है, तो इतना जो है ये क्या रहेगा, ये 2 पाई रहेगा। तो आपने जो है 2 पाई मीन्स ये पूरा सर्कल कह रहे हैं, सर्कल का पाई a स्क्वायर होता है, लेकिन मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ। x जो है वो a cos t है, फाइन। तो मैंने इसका स्क्वायर किया, x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर t। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे, इट विल बी y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर sin स्क्वायर t। तो ये जो है वो x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर t है, ये जो है ये y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर sin स्क्वायर t है, फाइन। अब आप इनको ऐड करो जरा, देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मैंने लेफ्ट हैंड साइड से ऐड कर दी, राइट हैंड साइड में देखो यहाँ पे है राइट हैंड साइड में a स्क्वायर cos स्क्वायर t, यहाँ पे है a स्क्वायर sin स्क्वायर t।
ध्यान से देखो, ए स्क्वायर बाहर कॉमन निकलेगा तो अंदर रहेगा आपका कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये जो पूरा रिजल्ट है ये 1 बन रहा है। तो ये इक्वेशन किसकी बन रही है? सर्कल की। ऑब्वियस है, ये सर्कल है तो सर्कल की इक्वेशन होती थी ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर की जगह पे क्या है? ए। तो सर्कल का जो फॉर्मूला होता है एरिया का वो पाई आर। आर मीन्स जब यहाँ पे रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन अगर वहाँ पे ए है फाइन तो वहाँ पे क्या होगा? पाई ए स्क्वायर। इसलिए मैंने 1 ऑप्शन को टिक करा। क्वेश्चन नंबर 37, 1/m करली एन बाय करली एक्स माइनस करली एन बाय करली वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। जब ऐसा एक्सप्रेशन दिया होगा, ये देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन में से है ये टॉपिक, जिसमें 5 रूल्स होते थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर ऐसी कंडीशन हुई तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा, अगर ऐसी हुई तो ये होगा। ये वो 5 रूल में से एक है। ये 2 सिमिलर होती थी कंडीशंस। एक में था सेम है, वो था 1/n करली m बाय करली y। उसका करली m बाय करली y पहले होता था, करली n बाय करली x बाद में होता था। वो पूरे का पूरा फंक्शन होता था x का, मतलब इज इक्वल टू एफ ऑफ x। जैसे इसके डिवाइड में m है ना, m वाला जो रिजल्ट है वो पीछे पड़ा करली m बाय करली y। इसका n है ना नीचे, तो करली n बाय करली x वाला पीछे पड़ा है। तो ये पूरे का पूरा जो फंक्शन है ये y का फंक्शन होता है, ये पूरे का पूरा फंक्शन x का फंक्शन होता है। अगर ऐसा हो 37 क्वेश्चन में उन्होंने कंडीशन दी है, तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो e की रेज टू पावर में f ऑफ y dy होता है। f ऑफ y dy होता है, e की रेज टू पावर में इंटीग्रेशन f ऑफ y dy होता है। अगर x की फॉर्म में हो तो उसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e रेज टू पावर इंटीग्रेशन डाली जाती है f ऑफ x dx। फाइन, तो ये इसके रिजल्ट होते हैं। सो बी ऑप्शन रहेगी इसकी। इसके अलावा और भी रिजल्ट हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम आपको डिटेल में इसके कॉन्सेप्ट्स कराएंगे विद नोट्स। क्वेश्चन नंबर 38, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ये क्लियरेट फॉर्म में से है क्वेश्चन। तो जब क्लियरेट फॉर्म का क्वेश्चन आएगा उसकी फॉर्म क्या होती है? y पहले होता है यहाँ पे इज इक्वल टू x, साथ में यहाँ पे डिफरेंशियल फंक्शन मतलब dy बाई डी एक्स, फिर वो जो dy बाई डी एक्स है उसका होल स्क्वायर। कुछ ऐसी फॉर्म में है तो उसे क्लियरेट फॉर्म बोलते हैं। तो रूल होता है dy बाई डी एक्स को p कंसिडर कर लिया जाता है। तो आप ऊपर वाली इक्वेशन में dy बाई डी एक्स को p पुट कर दो, y इज इक्वल टू एक्स p प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, फिर फर्दर इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए p को c कंसिडर किया जाता है, तो y इज इक्वल टू एक्स सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सा रिजल्ट रहेगा? डी रिजल्ट रहेगा। इनकी डिटेल में एक्सप्लेनेशंस करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हम इनके आपको डिटेल में नोट्स प्रोवाइड करेंगे, इनके कॉन्सेप्ट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी ऑफ आर थीटा डी आर बाई डी थीटा। इसमें होता क्या है, जो डी आर बाई डी थीटा होता है ना, ठीक है, जो ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी होती है डी आर बाई डी थीटा होता है, उसको आपको पुट करना होता है माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। क्लियर है? ये आपको रिजल्ट उसमें पुट करना होता है। तो डी आर बाई डी थीटा जो है आप यहाँ से इसको रिमूव कर दो, एफ ऑफ आर थीटा। क्लियर है? डी आर बाई डी थीटा को हटा दो यहाँ से। जब ये हट जाएगा तो उसके साथ आएगा ये वाला रिजल्ट, माइनस आया, आर स्क्वायर आया, डी थीटा बाई डी आर आया। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या रहेगा? ठीक है, मेथड क्या होता है? ऑक्सिलरी फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे ये डी स्क्वायर है, मतलब कैपिटल डी का स्क्वायर माइनस 2d, ठीक है, प्लस 1, बाहर में जो y है उसको ऐसे बाहर कॉमन निकाला जाता है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर 3x 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1। ठीक है, ये इसका जब सॉल्यूशन निकालना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर जब निकालना होता है,
तो ये जो d की फॉर्म में ये जो इक्वेशन बनी है d² - 2d + 1, इसको सॉल्व किया जाता है। इसके रूट्स निकालोगे, वो निकलेंगे d - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, यही रूट्स हैं ना, यही फैक्टर्स बनेंगे इसके। तो रूट्स क्या आएंगे, d की वैल्यू 1 आ गई 2 बार, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए होता क्या है, रिजल्ट होते हैं, ये भी कुछ रिजल्ट्स हैं। फुल सारे रिजल्ट्स करने के लिए, सारे रिजल्ट्स लेने के लिए, इनको कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। जैसे d की वैल्यू 1 इक्वल रूट्स हैं ये दो, जब इक्वल रूट्स होते हैं उसका रिजल्ट क्या होता है, ये इसको m1 कंसिडर किया जाता है, इसको m2। e की रेज़ टू पावर में जो पहला रूट है, पहला रूट कौन है, 1, ठीक है, m1 x डाला जाता है, ब्रैकेट स्टार्ट करी जाती है। 2 रूट्स हैं तो अंदर ब्रैकेट में 2 कांस्टेंट आते हैं, फाइन। 3 होते तो 3 कांस्टेंट आने थे, c1 c2 c3, 3 कांस्टेंट आने थे। आई बात समझ में। c1 अकेला रहना था, c2 के साथ x आना था, c3 के साथ x³ आना था, x² आना था। आई बात समझ में। लेकिन यहाँ पे कितने रूट्स हैं, 2। अगर 2 रूट्स हैं तो 2 कांस्टेंट आएंगे, पहला सिंपल रहता होता है, दूसरे के साथ x आता होता है, क्लियर है। तो लेकिन यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, 1 ना, तो इसका रिजल्ट रहेगा e की रेज़ टू पावर में, e की रेज़ टू पावर में m की जगह पे 1 है, x c1 + c2x। ये भी कुछ आपके रिजल्ट्स हैं, कुछ 5-6 रिजल्ट्स हैं, उनमें से ये रिजल्ट मैंने निकाला है। इसका आंसर रहेगा ए आंसर रहेगा, ठीक है। 75 क्वेश्चंस की इकट्ठी प्रैक्टिस करने के लिए आपको skcomputercenter.com वेबसाइट पे जाना है। उस वेबसाइट पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे पंजाब मास्टर कैडर के, तो वहाँ से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, इन पेपर्स की। तो नेक्स्ट जाके हम आपको और भी क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड करेंगे प्रैक्टिस के लिए। सेम वैसे क्वेश्चंस जैसे पंजाब मास्टर कैडर में आ सकते हैं, आने के चांसेस हैं, आपको वो मॉडल टेस्ट पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जितने भी मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके इन एग्ज़ाम्स में आने के लिए, उनके सारे क्विजेज वहाँ पे प्रोवाइड करे हैं। वो टाइमर के साथ आप सॉल्व करें, आपको पता चलेगा कि आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं एंड कितने क्वेश्चंस उनमें से गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं। तो ये सारा आपको skcomputercenter.com वेबसाइट पे डाटा मिल जाएगा। एंड उन सारे क्विजेस की अलग अलग चैप्टर्स के जो आपको प्रोवाइड करे हैं, उन सब के सॉल्यूशंस की वीडियो भी साथ में ही अपलोड करी होगी, तो आप वहां से वीडियो का सॉल्यूशन भी वॉच कर सकते हैं। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 41। p3x द लीजेंड्री पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज गिवन बाय, जो पॉलिनोमियल्स हैं वो p0x ये पॉलिनोमियल होती है, p1x पॉलिनोमियल होती है, p2x पॉलिनोमियल होती है, p3 होती है, p4 होती है, p5 होती है। लेकिन मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन इनमें से पूछा जाता है। तो ये बेसिकली है क्या, एक फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला इज रॉड्रिज फॉर्मूला। वो फॉर्मूले की इक्वेशन क्या है, pnx ये पॉलिनोमियल्स देता है अलग अलग, 1/2n फैक्टोरियल n d⁻n dx⁻n x² - 1n। इस इक्वेशन में आप n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करो, आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट आर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है ऑफ 0 ऑर्डर, ये पॉलिनोमियल ऑफ 1 ऑर्डर। ऐसे क्यों बोला है, क्योंकि n की वैल्यू 0 है, क्योंकि n की वैल्यू इसमें 1 है, इसमें 2 है, टू सो ऑन। तो जो p0x है वो आप कैसे फाइंड करोगे, बेसिकली इसमें आप n की जगह पे 0 पुट करके आप करके देखो, इसका आंसर 1 आएगा, इसका आंसर x आएगा। p2x का आंसर जो है वो 1/2 3x² - 1 होता है। आपको इनको लर्न भी करना है, इन केस आप भूलते हो इनकी प्रैक्टिस करने के लिए कि ये कहाँ से निकली हैं, तो वो आप इनमें पुट कर सकते हो। 1/2, ठीक है, ये जो p3 होता है ये होता है 1/2 5x³ - 3x। तो इसका रिजल्ट बी आंसर है इसका।
क्वेश्चन नंबर 42, द रॉन्क्सियन W ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इसका आपने रॉन्क्सियन निकालना है। रॉन्क्सियन निकालने का मेथड होता है, ये जो इक्वेशन दी है d² + 4y बाहर कॉमन निकाल लो इज इक्वल टू 0। इसके सॉल्यूशन निकालो, d² + 4 इज इक्वल टू 0। d के जो रूट हैं वो ±2 आयोटा आएंगे, तो जो सॉल्यूशन है वो बनेगा y इज इक्वल टू, यहाँ पे जो कांस्टेंट है, यहाँ पे इस चीज़ को अगर आप कंप्लीट लिखते हो इट विल बी 0 ± 2 आयोटा। तो इसका जो रिजल्ट होता है, ये जो है ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट का e⁻0x लिखा जाता है, ब्रैकेट में लिखा जाता है cos ऑफ, ठीक है, क्या लिखोगे cos ऑफ, ये जो 2 है cos ऑफ 2x + आयोटा ऑफ sin 2x, ठीक है, ये चीज जो है वो लिखी जाती है। इतनी जो वैल्यू है इसको y1 बोला जाता है, इसको y2 बोला जाता है। जब रॉन्क्सियन निकालना होता है आपने, तो डिटर्मिनेंट में ये सॉल्यूशंस रखे जाते हैं, जिनको मैं बोल रही हूँ कि ये y1 y2 है। फर्स्ट जो रो है y1 y2 लिखे जाते हैं, नीचे उनका डेरिवेटिव लिखा जाता है। तो फिर इनका आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। रॉन्क्सियन रहेगा, जैसे y1 की जो वैल्यू है दैट विल बी cos 2x, ठीक है, ये रहेगी cos 2x। y2 की वैल्यू रहेगी sin 2x। y1 डैश क्या है, इसकी डिफरेंशिएशन करना, दैट इज माइनस ऑफ sin 2x। इसकी डिफरेंशिएशन करना, sin 2x की रहेगी cos 2x, ठीक है, साथ में 2 आएगा इसके, साथ में 2 आएगा इसके। इसको सॉल्व करो, इसका आंसर 2 रहेगा। डिटर्मिनेंट तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा, सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हो जब आप वेक्टर में, ठीक है, तो सीधा साधा सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं। पैरेललोग्राम है, ये एक ए वेक्टर कंसिडर करो, ये ए वेक्टर है, इसे बी वेक्टर कंसिडर करो, ठीक है, इसे बी वेक्टर कंसिडर करो। ये जो ए बी का रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट जो है डायगोनल जो है, ये रिजल्टेंट पता क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट पता क्या होगा, ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर रहता हो, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है इस वेक्टर की वो इस तरफ है, इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, फाइन। देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उन दोनों में एंगल कौन सा है। अब इन्होंने कंडीशन दी हुई है कि पैरेललोग्राम के ये दोनों डायगोनल इक्वल हैं। जब यहाँ पे एंगल, ये ए था, ये बी है, ये बी है, जब उनमें एंगल कितना होगा 90 डिग्री का होगा, तब उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 4, द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन सी डी वेयर ए बी सी डी, 4 के 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। आपको पहले ए बी वेक्टर बनाना है। बनना कैसे है, 1 - 4, उसके साथ आई लगाना आपने, -1, ठीक है, इसको माइनस करना, ये प्लस का हो जाना है, उसके साथ j लगाना है, -1 - 2, इट इज -3k, ठीक है, ये ए बी की वैल्यू रहेगी। ऐसे ही आपने सी डी वेक्टर बना लेना, 3 - 2 i प्लस 3 - 2 1, ठीक है, j 3 - 2 1 मतलब ओनली k। तो आपको प्रोजेक्शन फाइंड करनी ए बी की सी डी के ऊपर, तो उसके लिए क्या होता है, ऊपर तो डॉट प्रोडक्ट ही लिखते हैं, जैसे 3 की आई वाले के साथ आई वाले की प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पे 1 है ना, 3 1 = 3, -3 प्लस 2 को यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 1 = 2, ठीक है, -3 यहाँ पे 1 है, तो वो उसके लिए यहाँ पे आएगा -3, ठीक है। तो नीचे आप क्या लिखोगे, किसके ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड करनी है, सी डी के ऊपर। सी डी के ऊपर तो उसके सी डी वेक्टर के जो कॉफिशिएंट्स हैं, जैसे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है, उसको अंडर रूट में रख के आपने स्क्वायर डालना होता है, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। तो सॉल्व करने के बाद इट विल बी -4 अपॉन √3। सो डी आंसर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, द वर्क डन बाय द फोर्स, ठीक है, इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक, तो आपने वर्क डन कैलकुलेट करना। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फाइन। तो एफ वेक्टर इनटू एस वेक्टर आएगा,
जो एफ वेक्टर है दैट इज 2i माइनस 3j प्लस 2k, ये एफ वेक्टर की वैल्यू है। डॉट प्रोडक्ट रहेगा एस वेक्टर की जो वैल्यू है, मतलब एस वेक्टर कैसे निकालना है, एस है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से लेके कहाँ तक हुई है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पार्टिकल मूव कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट निकलेगी 1 माइनस 3, इट इज माइनस 2i, 2 माइनस 4 माइनस 2, इट इज माइनस 2j, 3 माइनस 5 माइनस 2k। तो इसको जब आप इसकी डॉट प्रोडक्ट करोगे, 2 2 ज़ार 4 माइनस 4, 3 2 ज़ार 6 प्लस का 6, 2 2 ज़ार 4 माइनस का 4, इट विल बी माइनस 2। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसको लिखते कैसे हैं, डिटर्मिनेंट में लिखते हैं। यहाँ पे देयर आर 3, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 3 पोर्शंस में है, एक पोर्शन, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, ये जो एक पोर्शन है, इस पोर्शन में a की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, b का मैग्नीट्यूड 5 है, लेकिन वहाँ पे -5 है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। c यहाँ पे है नहीं, 0 लिखोगे। यहाँ पे a नहीं है, a की जगह पे 0 लिखोगे। b जो है वो 5 है यहाँ पे, c -5 है, मतलब 3 यहाँ पे जो है वो प्लस का है, क्या बन जाना है, माइनस का। डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है पहले, 5 3 ज़ार 15 प्लस डाला जाता है। ये वाले एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करके डायगोनल के ऊपर हैं ये, इनको डायगोनल के नीचे ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ार 15। ठीक है, तो ये माइनस का 15 हो जाना है, यहाँ पे आप माइनस का 15 लिखोगे। ओके, पहले डायगोनल की मल्टीप्लाई करी, फिर डायगोनल के ऊपर -5 -3 है जो कि प्लस का 15 है, उसको -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस का 15 हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, डायगोनल के ऊपर ये एंड वाला, ये वाला जो 0 है उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करनी, इनके साथ। ठीक है, जब करी मल्टीप्लाई तो वो क्या हो गया, वो 0। ठीक है, तो अब करोगे आप इनकी ब्रैकेट बंद, नेक्स्ट ब्रैकेट में आप इस डायगोनल को के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे, वो रहेगा 0। फिर उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, ये डायगोनल से जस्ट अबव है, तो यहाँ पे आपने डायगोनल के इसको छोड़ के एंड वाला लेना है, मतलब 0 ही बनना है, प्लस का 0। उसके बाद क्या है, ये जो एंड वाला है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, अंदर वालों के साथ, इनके साथ, वो भी 0 बनेगा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या बन रहा है, 0। सो ए आंसर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, if a is less than b, the solution of this equation is x square plus a plus b x plus ab। इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, x प्लस ए एक्स प्लस बी। ये चीज़ें तो क्लियर है। इन केस कोई चीज़ आपको लगे, आपके लेवल के हिसाब से लगे कि कोई चीज़ फास्ट हो रही है, उसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो यहाँ से x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, 2 इंटरवल्स हैं, लेस देन 0 है, इसका मतलब है कि जहाँ तो दोनों इंटरवल्स, जहाँ तो x प्लस ए ग्रेटर देन 0 होगा, जहाँ x प्लस बी जो है वो लेस देन 0 होगा। द सेकेंड ऑप्शन इज x प्लस ए लेस देन 0 और x प्लस बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से x की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस ए आ रही है, यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन x लेस देन माइनस बी है, यहाँ पे x लेस देन माइनस ए है, यहाँ पे x ग्रेटर देन माइनस। तो जो x है आपका यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो रेंज कर रहा है, x बड़ा है माइनस ए से, यहाँ पे x जो है वो छोटा है माइनस बी से। यहाँ से ये वैल्यू निकल रही है, इस साइड देखो x बड़ा है माइनस बी से, x छोटा है माइनस ए से। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इन दोनों में से कौन सा रिजल्ट रहेगा। तो जब आप इनको नेगेटिव लगाते हो ना, a को नेगेटिव करते हो, b को नेगेटिव करते हो, ये जो इनइक्वालिटी है ना वो चेंज हो जाती है। तो इन दोनों में से रिजल्ट कौन सा रहेगा,
ए बड़ा है, ठीक है, माइनस ए बड़ा है बी से, मतलब ये वाली ऑप्शन। तो ये रिजल्ट रहेगा आपका डी आंसर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, अगर n इवन है देन n स्क्वायर इवन, इसका आपने कन्वर्स करना है। कन्वर्स क्या होता है, पिछली स्टेटमेंट को आगे कर देना, अगली को पीछे कर देना। इफ अ नंबर n स्क्वायर इज इवन देन n इज इवन, ये रहेगा, क्योंकि इसमें है n स्क्वायर इज नॉट इवन, आपने कन्वर्स करना है, मतलब पिछली आगे कर देनी है, आगे वाली पीछे कर देनी है। अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज अ बेसिस, यस ये ट्रू है, ये रिजल्ट्स हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ये वेक्टर स्पेस में ये सारे रिजल्ट्स हैं। द वेक्टर स्पेस आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड क्यू ऑफ रैशनल नंबर। जो बी रिजल्ट है ये फॉल्स है, ये ऐसे नहीं होता, ये इनफाइनाइट होती है, सो ये फॉल्स है, ठीक है। तो आप बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो आप इन प्रॉपर्टीज को लिख लो कि ये प्रॉपर्टीज ऐसे होती हैं। डिटेल में अगर आपको इनकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 50th, अ लाइन पासेस थ्रू P12, एक लाइन है 1-2 से पास कर रही है, हम एस्टीमेट से बनाते हैं लाइन, इसे कंसिडर कर लो 1-2, ठीक है, ये पॉइंट 1-2 कंसिडर कर लो। तो एक लाइन इसमें से पास होके जा रही है, पता नहीं कि वो लाइन ऐसी है कैसी, आगे बढ़ते हैं। सच दैट P बाइसेक्ट, ये जो पॉइंट है ये P है, कहता ये ऐसे है सच दैट P बाइसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, मतलब इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, मतलब यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे इंटरसेप्ट होती है, ठीक है, यहाँ पे एंड यहाँ पे ये लाइन होगी, एक्सिस लिखा ना, दोनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनाती है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम ओरिजिन, ये आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन बनाओगे, ठीक है, इसकी इक्वेशन लिखोगे। अगर ये 1 है तो इतना टोटल कितना है 2, क्लियर है, तो ये 2 0 पॉइंट रहेगा, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। यहाँ पे इस इतना जो है ये आपका हाइट जो है y एक्सिस वो 2 है, मतलब ये डबल हो जाना। वो क्यों, ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं, यहाँ पे 1 था मैं 2 लिख रही हूँ, रीज़न क्योंकि बाइसेक्ट लिखा ना, ये जो P पॉइंट है ना, P पॉइंट है ये एकदम पूरी लाइन को बाइसेक्ट करता है, ये जो लाइन है वो इंटरसेप्ट बनाती है दोनों एक्सिस पे, तो ये मिड पॉइंट हो गया। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये पॉइंट ऑब्वियस है, अगर ये 1 है तो ये पॉइंट किसका है, ये x का पॉइंट है ना, तो इतना पोर्शन जो है x का ये 1, इतना 1, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 2 हो गया। सो दैट्स वाई मैंने इसके जो कोऑर्डिनेट है वो 2 0 लिए। ऐसे ही ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, इतना पोर्शन क्या है, इतना पोर्शन है 2, ये 2 ये 2, टोटल कितना हो गया 4। तो कहने का मतलब कि y का 4 है 0 4। अब बात रही कि मुझे इस लाइन के 2 एंड पॉइंट्स मिल गए हैं, तो मैं उससे इक्वेशन लिख सकती हूँ। वो इक्वेशन रहेगी y माइनस कोई भी पॉइंट सपोज करो ये वाला, फाइन, y माइनस 0 इज इक्वल टू, क्योंकि इसे x1 y1 कंसिडर कर लो, इसे x2 y2 कंसिडर कर लो, y माइनस y1 होता है ना, तो यहाँ पे स्लोप लिखी जाती है, तो स्लोप क्या होगी y2 माइनस y1, मतलब 0 माइनस 4, इट इज़ माइनस 4, तो नीचे आएगी 2 माइनस, तो यहाँ पे रहेगा x माइनस x1, ठीक है, x माइनस x1 वो क्या है 2, तो y इज इक्वल टू -2 x माइनस 2, यहाँ पे प्लस का 4 आना है, तो आपकी ये जो लाइन है उसकी इक्वेशन रहेगी 2x प्लस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो कि 0 0 है, तो आप इक्वेशन फाइंड करोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता होता है, ये जो कोऑर्डिनेट है उसको इसके कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 2 0 0,
फिर नेक्स्ट ये जो है उसको इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0। नेक्स्ट है 4, वो ऐसे लिखोगे अपॉन में इन अंडर रूट। ये जो इक्वेशन होती है उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, जैसे x का कोफिशिएंट 2 है 2 का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट 1 है 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया 4 अपॉन अंडर रूट 5 रहेगा। सो डी आंसर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, इफ अ लाइन विद y इंटरसेप्ट 2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस देन इट्स x इंटरसेप्ट इज। एक लाइन है उसका y का इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर, x का इंटरसेप्ट निकालना है। तो x का इंटरसेप्ट पता नहीं, k कंसिडर कर लो, y का इंटरसेप्ट पता है 2 है इज इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्टेड फॉर्म वाली इक्वेशन आ गई। ये जो लाइन है इंटरसेप्टेड फॉर्म में आई वो परपेंडिकुलर है इस लाइन पे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 16 पे। ये एंड ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर के लिए दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल कर दो। इसकी स्लोप क्या रहेगी -2 अपॉन के, इसकी स्लोप रहेगी 3 अपॉन 2, उसकी प्रोडक्ट -1 के इक्वल। तो माइनस के साथ माइनस कैंसल, 2 के साथ 2 कैंसल, तो जो k की वैल्यू है वो 3 आएगी। सो सी आंसर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ, एक ये सर्कल है एक ये सर्कल है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। आप क्या करो, ये सारे पॉइंट्स उसमें पुट कर दो। तो अगर इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो ऑब्वियस है ये दोनों इक्वेशन सेम पॉइंट से पास होके जा रही हैं। आई मीन टू से अगर 0 0 इसमें फिल करो, लेफ्ट राइट इक्वल आ रहे हैं, अगर इसमें सेकंड में पुट करो लेफ्ट राइट इक्वल आ रहे हैं तो ट्रू है। तो बी आंसर रहेगा, इसका आप पुट करके चेक कर सकते हो। द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, इसका वर्टेक्स निकालना है भाई। y में से कुछ भी नहीं है, माइनस वगैरह हो रहा, मैंने 0 लिख दिया, इज इक्वल टू 4। x में से क्या हो रहा है -1। तो जब हमने वर्टेक्स लिखना होता है, यहाँ पे हम पॉइंट्स लिखते हैं, x का रहेगा आपका यहाँ पे -1 तो y का रहेगा 0। सो इट्स आंसर विल बी डी आंसर इज द राइट आंसर। 54, द एसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक 9x स्क्वायर माइनस 16y² इज इक्वल टू 144। ये हाइपरबोला है। 144 को डिवाइड करो, क्योंकि 16 एंड 9 का एलसीएम है ये। यहाँ पे x² अपॉन 16 y² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 आएगा। x² अपॉन 4² माइनस y² अपॉन 3² इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है c अपॉन a। तो हाइपरबोला के केस में c होता है a² प्लस b² अपॉन में a। ठीक है, तो ऊपर दोनों का प्लस लिखूंगी, मतलब 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 3 16 प्लस 9 25 25 का रूट। कैसे किया मैंने, a² मतलब 4 का स्क्वायर पूरे का पूरा ले लेना ना। शॉर्टकट मेथड इसका पता क्या है, हाइपरबोला है, ऊपर तो प्लस ही होने हैं, पक्की बात है, ऊपर प्लस होने। तो आपको पता ये कंडीशन बना के भी वहां पे 16 एंड 9 ही बन रहे हैं। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, इसको डायरेक्ट करोगे आप वहां पे। ठीक है, तो 25 रूट में लिखना है, ये याद रखो। एसेंट्रिसिटी निकालते समय आपको 25 को रूट में रखना है, तो वो क्या बन गया 5 अपॉन में लिखते हैं जो बड़े वाला है। बड़े वाला कौन है 16, उसका आपने रूट लिखना होता है। आई मीन टू से कि ये a का स्क्वायर है, आपने a लिखना होता है जो कि 4 है, 5 अपॉन 4। बी आंसर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 4 5 फ्रॉम y एक्सिस इज। तो जब आप इसका डिस्टेंस फाइंड करोगे, ऑब्वियस है y का डिस्टेंस यही रहेगा, y एक्सिस है, x एंड z का आप 0 लिखोगे। इसको आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, इट विल बी √34। हाउ, 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर, 5 माइनस 0 5 का स्क्वायर। तो इट विल बी 3 3 जा 9 25, इट इज 34। क्वेश्चन नंबर 56, द स्ट्रेट लाइन थ्रू ABC एंड पैरेलल टू x एक्सिस। ABC से पास होती लाइन एंड पैरेलल टू x एक्सिस हो। x एक्सिस डायरेक्शन को साइंस हैं वो 1 0 0 रहेंगे। एक ऐसी लाइन जो इसमें से पास हो रही है, मतलब पासिंग पॉइंट ABC है यहाँ पे,
यहाँ पे भी ABC, सब में ABC है। और दूसरा आपने उस लाइन की इक्वेशन फॉर्म करनी है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब उसके डायरेक्शन को साइंस भी यही होंगे 1 0 0 ही, मतलब ए आंसर इज राइट आंसर, क्योंकि नीचे डायरेक्शन को साइंस लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, द इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू z एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 2 -3 एंड 5। एक इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखनी है। इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला होता है a x माइनस x1, b y माइनस y1, c z माइनस z1। तो पासिंग पॉइंट 2 -3 5 है, तो वो जो इक्वेशन है वो परपेंडिकुलर टू z एक्सिस होनी चाहिए। तो z एक्सिस के 0 0 1। तो अब देखो ये आपकी प्लेन है, प्लेन की डायरेक्शन क्या है? प्लेन की डायरेक्शन होती है, कोई भी प्लेन ले लो आप अपने हाथ में, पेपर ले लो, अपने रूम का डोर ले लो, वो एक प्लेन है। तो अगर आपको कोई कहे कि उस डोर की, उस पेज की डायरेक्शन क्या है, आप उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके बता देना कि इसकी डायरेक्शन ये है, तो उसी साइड उस प्लेन के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। तो कहने का मतलब कि ये जो प्लेन है इस पे परपेंडिकुलर सपोज करो ये ड्रॉ हो रहा है, तो कहने का मतलब इसके डायरेक्शन कोसाइंस कौन से होंगे? इसके डायरेक्शन कोसाइंस हैं ये पैरेलल किसके है? z एक्सिस के। तो z एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस हैं 0 0 1। तो ऑब्वियस है जो इसके पैरेलल है उसके भी तो 0 0 1 नहीं होंगे। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 -3 5, इस पॉइंट से पास कर रही है और डायरेक्शन कोसाइंस उसके ये वाले हैं, तो उसको इसमें पुट कर दो। a की वैल्यू 0, ठीक है, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू 0, y माइनस y1 के पॉइंट क्या है 3। करने की ज़रूरत नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि ये 0 हो रहा है। आप वहाँ पे ऑरल सोचोगे c, तो उसके डायरेक्शन को साइन क्या है, उसकी जगह पे क्या आएगा 1, तो z माइनस 5, ठीक है, क्योंकि z1 किससे पास हो रही है 5 से, तो ये दोनों तो 0 हो गए, बचा क्या z माइनस 5। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यस, क्वेश्चन 58, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ये पासिंग पॉइंट्स होते हैं, ये जो 6 है यहाँ पे, पहले तो इन इक्वेशन को थोड़ा सीधा कर लो। y माइनस 2, वो जो माइनस है वो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे x प्लस 4/3 y अपॉन -2, यहाँ पे z माइनस 1 होगा, ठीक है, उसको उल्टाने से जो नेगेटिव साइन आएगा वो यहाँ पे आ गया। क्लियर है? तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। तो इनमें जो पासिंग पॉइंट्स हैं वो हैं 6 2 2, ठीक है, उसको आप एक वेक्टर का नाम दोगे, दैट इज a1 6i प्लस 2j प्लस 2k। a2 की वैल्यू जो रहेगी दैट इज a2 वेक्टर की, यहाँ पे प्लस का 4 है, मतलब इट विल बी लुक लाइक दिस, फाइन। तो -4i, इसमें से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा, 0j, ठीक है, तो इसमें से 1 है प्लस का 1k, फाइन। दिस इज a1, दिस इज a2। तो एक आपको फाइंड करना होता है b1 b2। b1 वेक्टर कौन सा है 1, मतलब i माइनस 2j प्लस 2k, ठीक है। b2 वेक्टर कौन सा है 3i माइनस 2j माइनस 2k। ये a1 a2 है, ये b1 b2 है। ये तो एक्चुअली में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला रहता होता है a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट होती है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर के साथ। तो नीचे यहाँ पे b1 क्रॉस b2 करके जो भी एक वेक्टर बनना है उसका मैग्नीट्यूड कर दिया जाता है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। तो आपको a2 माइनस a1 फाइंड करना है पहले, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ठीक है। तो दिस माइनस दिस
इट विल बी -10i। 0j है, यहाँ पे 2k है, माइनस का 2, 0j -2j, इट विल बी -2j, 1k -2k, इट विल बी -k। तो b1 क्रॉस b2 फाइंड करने के लिए आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है। सबसे ऊपर i j k लिखते हैं, उसके नीचे b1 के कॉफिशेंट्स हैं 1 -2 2, b2 के कॉफिशेंट्स हैं 3 -2 -2। तो इनका जो डिटर्मिनेंट है दैट विल बी 8i प्लस 8j प्लस 4k। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो दो वैल्यूज आई हैं a2 माइनस a1 की एंड b1 क्रॉस b2 की, ठीक है, इनको इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो। a2 माइनस a1 की जो वैल्यू है दैट इज -10i। आपको डॉट प्रोडक्ट करनी है, आप सीधा डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो, मतलब इतनी वैल्यू जो है वो यहाँ पे पड़ी है, ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे पड़ी है, उन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है। तो 10 8s are 80, सीधा लिख दो 80 माइनस के, क्योंकि 10 जो है वो माइनस का है। 8 2s are 16 -16, 4 1s are 4 माइनस का 4, अपॉन में जो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर आया है उसका आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। मीन्स इन अंडर रूट s का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 8 का स्क्वायर नेक्स्ट 4 का स्क्वायर, इट विल बी -100 अपॉन इट इज 144। तो ये बनेगा आपका, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये आपको मॉडुलस में लेना होता है फाइंड। तो ये मॉडुलस में है, 100 पॉजिटिव का निकला, नीचे 144 है दैट इज 12। ठीक है, 144 का अंडर रूट है वो 12 बनेगा। 25 आएगा यहाँ पे 3 आएगा, 25 अपॉन 3, तो बी आंसर इज द राइट आंसर। इस पेपर में ये क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग दिया हुआ है, जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इजी रहते हैं, वो कुछ ही सेकंड्स में हो जाते हैं। सो दैट्स वाई एक आधा क्वेश्चन कोई लंबी कैलकुलेशन वाला हो तो वो कोई बात नहीं है। तो ये उन्होंने बोला है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का है क्वेश्चन अदर देन 1। अगर यहाँ पे 1 होता, ठीक है, तो वो स्ट्रेट लाइन होनी थी। तो यहाँ पे 1 के अलावा कुछ और है तो वो सर्कल की इक्वेशन होती है। कॉन्सेप्ट को डिटेल में करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 60th, तो इसका आपको कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट निकालने के लिए ये बड़े वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले छोटा कॉम्प्लेक्स नंबर बना लो। आपको इसको ऑरल भी याद रखना है कि इसकी वैल्यू माइनस आयोटा होती है। अगर 1 प्लस आयोटा ऊपर हो 1 माइनस आयोटा नीचे हो तो उसकी वैल्यू प्लस का आयोटा होती है। ठीक है, तो 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा है, आप मल्टीप्लाई करो 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, ऊपर नीचे आप 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस आयोटा के ऊपर होल स्क्वायर, नीचे है 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, दैट विल बी 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। तो ऊपर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 1, ये आयोटा स्क्वायर माइनस का 1 है, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा अपॉन 2, तो ये कैंसिल हो गए। इट विल बी माइनस 2 आयोटा अपॉन 2, इट इज माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अभी इसका कॉन्जुगेट नहीं फाइंड करा, मैंने अभी इस बड़े वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा सॉल्व करके एक नया रूप दे दिया, दैट इज माइनस आयोटा। ठीक है, तो कॉन्जुगेट आपको इसका फाइंड करना था, कहने का मतलब इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो वो क्या होता है कि जो नेगेटिव है वो हट जाता है, नेगेटिव हट के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये कॉन्जुगेट का साइन है, तो सी आंसर रहेगा इसका। 61st क्वेश्चन, z की वैल्यू दी है, कॉम्प्लेक्स नंबर में से है ये वाला क्वेश्चन। तो आपको फाइंड करना है, z ऊपर है तो r cos थीटा प्लस दिस इज आयोटा, आयोटा साइन थीटा, नीचे आप
इस z का मॉडुलस लिखोगे तो कहने का मतलब कि यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस हो जाना, सेम पूरी चीज़ आनी है, r भी बाहर आना, मतलब r के साथ r कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा ऊपर लिखोगे, नीचे लिखोगे आप कॉस थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा, प्लस यहाँ पे z के ऊपर बार है, कहने का मतलब कॉस थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा, अपॉन में लिखोगे कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करो, इट विल बी तो इसका जो होल स्क्वायर है वो ये यहाँ तक खुल गया, इसके होल स्क्वायर की आइडेंटिटी जो है वो ये खुल गई। ठीक है, तो इसमें जो कैंसिल हो रहा है वो है ये कैंसिल हो रहा है, नीचे 1 आ रहा है, ये बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में से 2 बाहर कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 रहेगा ऐसे, तो इसकी वैल्यू जो है दैट विल बी cos 2 थीटा। सो बी आंसर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ये सर्कल है, इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, जो कॉर्ड है ना वो उतनी बनाना जितना इसका रेडियस होगा, मतलब कॉर्ड रेडियस के इक्वल है। तो एक सर्कल के जितने भी रेडियाई होंगे वो सारे इक्वल होंगे, मतलब ये जो है इसके इक्वल है, वो फर्दर इसके इक्वल है, ये सारे आपस में इक्वल हैं, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है। तो वो पूछ रहे हैं द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे सारे 60 डिग्री, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय द कॉर्ड, कॉर्ड ये है, उसने सेंटर पे कौन सा एंगल बनाया होगा, ये वाला, तो वो है 60 डिग्री, दैट विल बी π/3। द जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस इज, इसके लिए आपको रिजल्ट्स, ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स याद रखने होंगे, जैसे साइन x अगर साइन y के आए तो उसके क्या रिजल्ट्स हैं, cos x cos y के इक्वल आए उसके क्या रिजल्ट्स हैं, tan x tan y के इक्वल आए तो उसके क्या रिजल्ट्स हैं, ये आपको याद रखना। ठीक है, तो cos साइन x साइन y के रिजल्ट हैं, ये जो x है इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n y, cos x इज इक्वल टू cos y के रिजल्ट हैं, यहाँ पे x है तो x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस y, प्लस माइनस y। नेक्स्ट है tan x इज इक्वल टू tan y, इसका रिजल्ट है, तो ये रिजल्ट है, इसके लिए रिजल्ट लगेगा, यहाँ पे है cos थीटा 1/2 का मतलब है cos 1/2 है cos 60, तो cos के लिए रिजल्ट जो है वो ये लगेगा, जब cos x cos y के इक्वल होता है तो x किसके इक्वल होगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, यहाँ पे था y, इस साइड था y तो y लिखा, इस साइड है 60 जो है π/3, तो C ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू रिपीट होती है आफ्टर सेम इंटरवल ऑफ टाइम। tan x का जो पीरियड है, इसकी जो वैल्यूज हैं वो पाई इंटरवल के बाद फिर वही सेम आती हैं। फॉर एग्जाम्पल tan 0 पे वैल्यू आपने फाइंड करी, ठीक है, तो वो 0 आई, का इंटरवल है, इस पे चेक करना है, तो π/2 पे तो इन्फिनिटी आ जानी है, कहने का मतलब कि ये जो 0 वैल्यू है दोबारा कब आएगी, पाई पे पुट करते हैं, जब मैंने tan पाई पुट किया फिर 0 आ गया, चलो ये तो है 2 पाई पुट करते हैं फिर 0 आ गया,
लेकिन 2 पाई से पहले कहाँ पे आ रही है, पाई पे आ रही है, 3 पाई बाय 2 पे फिर इन्फिनिटी आ जाना है। सो जो एक्यूरेट आंसर है वो ये है। पीरियड का मतलब है आपको वैल्यू कोई भी सब्स्टिट्यूट कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल आप tan 30 पुट करते हो तो tan 30 1/√3 है। अब हमने कह दिया कि उसका इंटरवल जो है, उसका पीरियड है जो है वो पाई है, तो आप इसमें पाई ऐड करके, ठीक है, वो क्या बन जाना है 210। तो 210 पे इसकी वैल्यू क्या रहेगी वो चेक करते हैं। ये रहेगा 180 + 30, तो 180 कहाँ पे है, ASTC होता है, यहाँ पे 180 है, कुछ प्लस किया, इस क्वाड्रेंट में गया, वहां पे tan पॉजिटिव है, दिया भी tan ही हुआ है, तो tan of 30 आ गया पॉजिटिव, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ कॉट वगैरह होता तो इस क्वाड्रेंट में सिर्फ tan ही पॉजिटिव था, तब नेगेटिव आना था, तो tan 30 क्या होता है 1/√3, ठीक है। ऐसे आप चेक कर सकते हो, लेकिन आपको इसको लर्न करना है, याद रखना है, बट कॉन्सेप्ट इसका ये है। 65th क्वेश्चन है, आपको फंक्शन दिया हुआ है, तो आपको कर्ली स्क्वायर f कर्ली x स्क्वायर फाइंड करना है इन वैल्यूज पे। तो आप ऐसे करो कि इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करो, y को कांस्टेंट कंसिडर करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव में, तो यहाँ पे बन जाना 3x², इसका 0 हो जाना है, तो कांस्टेंट आपको कंसिडर करना था इसको एंड इसको, तो x² का क्या बनना है -2x, क्लियर है। तो इट विल बी 3x² - 4xy। दोबारा फिर इसको डिफरेंशिएट करना है, कर्ली स्क्वायर f कर्ली x², 3 2 6x - 4, ये चीज़ कांस्टेंट रखनी है, 4y जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। x के रिस्पेक्टिव करना ना, तो वैल्यूज x एंड y की 1 पुट करो, x - 4 दैट इज 2, तो बी आंसर इज राइट आंसर। जैसे x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू है, x की है r cos थीटा, y की है r sin थीटा। जो जैकोबियन है जिसे आप कर्ली एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू r थीटा कहते हो, उसकी वैल्यू तो r होती है, हम कैलकुलेट भी अभी करते हैं, लेकिन ध्यान रहे उन्होंने r थीटा ऊपर पूछा है, एक्स वाई नीचे है, तो उसके लिए आपको इसको उल्टाना पड़ेगा, तो बी आंसर रहेगा। तो देख लेते हैं कि ये चीज़ कैसे आएगी। इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है जब यहाँ पे एक्स वाई अपॉन में r थीटा है, इट विल बी कर्ली x अपॉन कर्ली r, कर्ली x अपॉन कर्ली थीटा, नीचे रहेगा कर्ली y अपॉन कर्ली r, कर्ली y अपॉन कर्ली थीटा। कैसे, x है एक बार r के रेस्पेक्टिव, एक बार थीटा के रेस्पेक्टिव, y की डिफरेंशिएशन एक बार r के रेस्पेक्टिव, एक बार थीटा के रेस्पेक्टिव। तो कर्ली x बाय कर्ली r जब आप निकालोगे दैट विल बी cos थीटा, कर्ली x बाय कर्ली थीटा विद रिस्पेक्ट टू जब थीटा करोगे इट विल बी -r sin थीटा। तो y की कर्ली y बाय कर्ली r है दैट इज sin थीटा, तो नीचे यहाँ पे आएगा कर्ली y बाय कर्ली थीटा निकालना है, तो r cos थीटा। तो इसका डिटर्मिनेंट रहेगा r cos स्क्वायर थीटा, r sin स्क्वायर थीटा, r कॉमन निकला, अंदर 1 बच रहा है, ठीक है, r कॉमन निकला, तो रिजल्ट इसका r आ रहा है, लेकिन आपको उल्टाना है तो 1/r बनेगा। द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 boys 3 girls कैन बी सीटेड इन अ रो सो दैट ईच गर्ल इज बिटवीन 2 boys। बॉयज 5 हैं, गर्ल्स 3 हैं, वो कहते हैं ईच गर्ल इज बिटवीन 2 boys, इट मीन्स B1 B2 B3 B4 B5, 5 बॉयज हैं, गर्ल्स को 2 लड़कों के बीच में ही बैठना है, मतलब गर्ल यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, ठीक है। तो बॉय के बैठने की ऑप्शन क्या है 5 फैक्टोरियल, लेकिन गर्ल कितनी जगह पे बैठ सकती है 4 जगह पे बैठ सकती है, लेकिन गर्ल्स है कितनी, गर्ल्स हैं 3, कहाँ कहाँ पे बैठ सकती है, मतलब G1 G2 G3 G4, 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, फिर उसके बाद 3 रह जाएंगी, फिर 2 रह जाएंगी, बस 4 3 2 तक लिखोगे आप। तो 5 का सॉल्व करके 120 आना, इसका 24, तो इसका जो आंसर है
वो 2880 आ गया। तो बी आंसर इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? द ऑर्डर ऑफ एनी सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ये गलत है। क्यों गलत है? वैसे तो जो सब ग्रुप है उसका ऑर्डर डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप के, लेकिन यहाँ पे एनी है, अगर यहाँ पे फाइनाइट होता तो ये ट्रू होना था। इन अ रिंग हेक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स, ये कॉम्यूटेटिव है। इन एन इंटेग्रल डोमेन एवरी प्राइम आइडल इज मैक्सिमल, ये गलत है। एवरी प्रिंसिपल आइडल डोमेन इज यूक्लिडियन डोमेन, ये भी गलत है। ये प्रॉपर्टीज होती हैं। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ई रेज टू पावर एक्स, देन एफ ऑफ एक्स डेल्टा एफ ऑफ एक्स डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स अप टू सो ऑन डेल्टा एन एफ एक्स, वेयर डेल्टा इज फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर आर। ये एपी में है, जीपी में है, एचपी में है। एक्चुअली में ये जो ऑपरेटर है फॉरवर्ड डिफरेंस का है, तो ये जो है ये जीपी में होता है। इफ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ए बी कॉमा सी इज इक्वल टू 1 एंड ए सी इज इक्वल टू 1, ये दो चीज़ें दी हुई हैं, ये दिया हुआ है, तो आप कहते हैं वो कि बी सी जो है वो किसके इक्वल है। तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लो, इसका जीसीडी भी 1 के इक्वल होगा। बेसिकली आप कोई एग्जाम्पल कंसिडर करके देख सकते हो। जैसे सपोज करो 12 एंड 7 लेते हो आप, इसका जीसीडी 1 है, ठीक है। तो 12 पे क्या होना है, 12 पे जो इसके फैक्टर्स हैं वो आने हैं 4 3s are 12, ठीक है। तो ऐसे हो गया, इसको ए कंसिडर कर लो, इसको बी कंसिडर कर लो। अगली बार वो कहते हैं ए सी का जीसीडी 1 है, ए है 4, ठीक है, सी है 7, सी है 7, यस 4 एंड 7 का जीसीडी 1 है। वो बोलते हैं बीसी क्या का जीसीडी क्या होगा, 3 7 का जीसीडी भी तो 1 नहीं होगा, ठीक है, तो वो भी 1 नहीं होगा, 1 रहेगा इसका आंसर। द वेरिएंस ऑफ वेरिएट अबाउट देयर अर्थमेटिक मीन एज, इसका वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस निकालने के लिए आप सबसे पहले इसका मीन निकालोगे। तो मीन निकालना है सबसे पहले, मीन निकलेगा इसका, इन सबको ऐड करो तो इट विल बी 605। तो टोटल 5 टर्म्स हैं, डिवाइड करोगे इट विल बी 121। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जब वेरिएंस निकालना होता है उसका फॉर्मूला रहता होता है x माइनस एक्स बार, बार मतलब मीन का होल स्क्वायर, अपॉन में रहता होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे ये x है, ठीक, तो x माइनस एक्स बार निकालना है, उसका होल स्क्वायर करके फिर समीशन करना है। तो ये रहेगा 9 का स्क्वायर 81, नेक्स्ट रहेगा 5, ठीक है, मतलब इनको माइनस करो 5 बनेगा, दैट विल बी 25। फिर आ रहा है 1 का स्क्वायर 1, फिर आ रहा है 4 का स्क्वायर 16, फिर 11 का स्क्वायर 121। इन सबको ऐड कर लो, सबको ऐड करके जो भी रिजल्ट आएगा उसको 5 के साथ डिवाइड करना, दैट विल बी 48.8। अ बैग कंटेन्स 3 white 4 blacks 2 red balls। एक बैग में वाइट बॉल्स 3 हैं, ब्लैक बॉल्स 4 हैं, रेड बॉल्स 2 हैं। इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडमली 2 बॉल्स जो हैं वो उठाई गई हैं, देन द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर वाइट। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि दोनों बॉल्स वाइट हों। टोटल बॉल्स जो हैं वो हैं 9 में से 2 उठानी है, लेकिन उठानी किस में से है, वाइट से, 3c2। इसको सॉल्व कर लो, दैट विल बी योर आंसर। टोटल कितनी थी, 9 में से 2 उठानी थी, लेकिन वाइट उठानी थी, वाइट थी 3, तो 3c2। तो इसको आप सॉल्व करोगे, इट विल बी 3 अपॉन में 1/12। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज करेक्ट। एवरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, हर एलपीपी जो है उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है, नहीं, कईयों का नहीं भी होता, ये रॉन्ग है। एन एलपीपी एडमिट्स अ यूनिक सोल्यूशन, नो, कईयों की ज्यादा भी होते हैं सोल्यूशन। इफ एन एलपीपी एडमिट्स 2 ऑप्टिमल सोल्यूशन देन इट हैज एन इनफाइनाइट, यस, ये प्रॉपर्टी है। अगर किसी भी प्रॉब्लम में 2 सॉल्यूशंस आते हैं, तो अगर आप 2 फाइंड कर सकते हो, आपको पता चल गया कि 2 सॉल्यूशंस हैं, तो एक्चुअली में 2 नहीं होते, एक्चुअली में अगर आप फाइंड करोगे तो वहां पे इनफाइनाइट होते हैं, ये प्रॉपर्टी है।
ठीक है। एंड एलपीपी एडमिट्स 2 ऑप्टिकल, नहीं, अगर 2 है तो इनफाइनाइट हो जाएंगे। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 74, इफ द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर द इक्विवेलेंट टू अ कपल देन फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ये भी प्रॉपर्टी है। बी आंसर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, if v and alpha are velocity and angle of projection of a projectile then time taken by the projectile to attain the maximum height is, ये velocity है, ये angle of projection है, तो आपको time taken निकालना है by the projectile to attain the maximum height। तो time होता है 2 जो भी velocity है जैसे v sin alpha upon g, लेकिन हमें सिर्फ वही टाइम निकालना है जो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है, तो उसका रहेगा v sin अल्फा अपॉन g। बी आंसर इज राइट आंसर।